कहानी शुरू होती है जब स्टूडेंट्स अपनी हाइट और वेट चेक करवाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। जब साई की बारी आती है तो वो शर्मिंदा महसूस करती है जब प्रोफेशनल उसके मेजरमेंट्स जोर से बोलती है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स तुरंत उसके पास दौड़ कर आते हैं उसके रिजल्ट्स पूछने के लिए। अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हुए साई उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी में वो लड़खड़ा जाती है और गलती से दरवाजा तोड़ देती है। उसकी घबराहट भरी हालत देखकर कुकी चिंता से उसके पास आता है, उसे उठने में मदद करता है और बिना देखे उसका चेकअप फॉर्म वापस दे देता है। दोनों छोटी सी गुड बाय एक्सचेंज करते हैं और साय तुरंत कुछ ही सेकंड्स में तोड़ा हुआ दरवाजा ठीक कर देती है। उसके फ्रेंड्स आपस में फुसफुसाते हैं कि कुकी कितना कूल लग रहा था और शायद वो एक प्लेयर है। साय तुरंत मना कर देती है, कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके फ्रेंड्स फिर याद करते हैं कि साय और कोकी एक ही एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। साय मान लेती है कि तब भी वो कूल था, बस अब वो काफी बदल गया है। असल में कोकी उसके लिए सिर्फ एक क्लासमेट नहीं है, वो उसका पहला प्यार है। एलिमेंट्री स्कूल के टाइम साय अपनी क्लास की सबसे लंबी स्टूडेंट थी। अपनी हाइट के बावजूद वो बहुत क्यूट थी और अपर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे। वो लोग अक्सर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे, ये देखकर खुश होते हुए कि साय स्कूल लंच के लिए कितनी एक्साइटेड होती है। जब सब लोग साय के आसपास घूम रहे थे तब उसका ध्यान एक शर्मीले लड़के की तरफ गया। उस लड़के की माँ ने कहा था कि वो ज्यादा खाना नहीं खाता और उसे दूध से डर लगता है। क्यूरियस होकर साय ने पूछा कि क्या वो एलर्जिक है। लड़के ने माना कि उसे बस दूध पसंद नहीं है, तो साय ने उसके लिए दूध पीने का ऑफर दे दिया। उस छोटी सी बात से उनकी दोस्ती शुरू हुई, लेकिन साय के लिए वो पहली नजर का प्यार था। उस दिन के बाद से साय हमेशा दो लोगों का दूध पीती रही। वो पूरे 6 साल तक क्लासमेट्स रहे, अक्सर एक दूसरे के पास बैठते थे। जब भी कोकी को रिसाइटेशन के लिए बुलाया जाता था, साय धीरे से उसे जवाब बता देती थी, जिसके चक्कर में दोनों को डांट पड़ती थी। कोकी हमेशा बाद में माफी मांगता था। एक दिन बॉल गेम के दौरान साय ने देखा कि एक और बच्चा कोकी पर निशाना लगा रहा है। बिना सोचे साय तुरंत कूद कर उस बॉल को रोक लेती है, लेकिन गलती से कोकी को गिरा देती है। इस वजह से कोकी गेम से एलिमिनेट हो जाता है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कोकी शर्मिंदगी में भाग जाता है। लंच के टाइम दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के पास बैठे, लेकिन इस बार दोनों ने कुछ नहीं कहा। साय ने देखा कि कोकी को ताकोयाकी बहुत पसंद है, चाहे उसे स्कूल लंच पसंद ना हो। अपने आप को दोषी महसूस करते हुए साय ने माफी मांगी और अपनी प्लेट उसे देने का ऑफर किया। उसके सरप्राइज होने के लिए कोकी ने भी अपनी प्लेट उसे दे दी, क्योंकि उसने साय के उदास चेहरे को नोटिस कर लिया था। आखिर में दोनों ने अपनी प्लेट्स एक्सचेंज कर ली। जैसे जैसे वक्त गुजरा कोकी सॉकर पर ध्यान देने लगा। दूसरे लड़कों के मुकाबले छोटा और पतला होने के बावजूद साय हमेशा सोचती थी कि वो स्ट्रांग और कूल लगता है। वो सीक्रेटली खुश होती थी कि उसके फ्रेंड्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सब कुछ 6th ग्रेड में बदल जाता है जब अचानक वो लंबा हो जाता है। उनके जूनियर हाई के तीसरे साल तक सब लोग नोटिस करने लगे कि कोकी कितना कूल बन गया है। साय उसे पहचान ही नहीं पाती, खासकर जब वो अपनी गहरी आवाज में उसे ग्रीट करता है। दोनों पहले बहुत क्लोज थे, लेकिन उनकी दोस्ती धीरे धीरे कम लगने लगी। साय ने खुद से कहा कि उसे कोकी के लिए क्रश करना बंद कर देना चाहिए। कोकी की पॉपुलैरिटी ने उसे अकेला महसूस करवाया, चाहे दूसरे लोग आखिरकार उस साइड को देख रहे थे जो साय हमेशा एडमायर करती थी। अंदर से उसे पता था कि उसकी फीलिंग्स वन साइडेड हैं। अब वो किसी को भी नहीं बता सकती कि वो क्या महसूस करती है, जब कोकी अब हर किसी के लिए एडमायर किया जाने वाला बन गया है। अगले दिन क्लास में उनके टीचर पूछते हैं कि कौन क्लास को स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रिप्रेजेंट करेगा। साय कहती है कि वो मैं हूँ। मीटिंग के लिए जाते हुए साय देखती है कि कल जो दरवाजा उसने तोड़ा था उस पर अब वार्निंग नोट लगा हुआ है। जब वो मीटिंग रूम पहुंचती है, कोकी वहां पहले से अकेला होता है। जब वो रियलाइज करता है कि साय क्लास बी की रिप्रेजेंटेटिव है, उसका चेहरा खुश हो जाता है। जल्दी ही दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स भी पहुंचते हैं और मीटिंग शुरू होती है। टीचर स्कूल बैनर के लिए एक बड़ा पीस ऑफ फैब्रिक निकालते हैं और सजेस्ट करते हैं कि हर ग्रेड के स्टूडेंट्स इसमें मदद करें। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लगता, क्योंकि ये काफी मेहनत वाला काम लगता है। ये देखकर कोकी साय से पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगी, क्योंकि वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं है जिसे वो जानता हो, और साय मान जाती है। अगले दिन जब साय टेनिस प्रैक्टिस खत्म करती है, कोकी ऑलरेडी कोर्ट के पास वेट कर रहा
रहा होता है, जिससे उसके फ्रेंड्स क्यूरियस नजर से देखते हैं। दोनों एक खाली क्लासरूम की तरफ जाते हैं, फ्लोर पर फैब्रिक फैलाते हैं और डिजाइन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। साय सरप्राइज होती है क्योंकि कोकी के पास ऑलरेडी एक क्लियर प्लान होता है। वो एलिमेंट्री स्कूल से ही आर्टिस्ट दिख रहा है। जब वो अपना स्केच साय को दिखाता है, साय तुरंत अग्री कर लेती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि तुरंत काम शुरू करेंगे और साय पेंट लेने के लिए वॉलंटियर करती है, पार्टली अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि सिर्फ कोकी के पास होने से ही उसके हाथ कांप रहे होते हैं। शांत होने के बाद वो वापस आती है और दोनों मिलकर बैनर कंप्लीट करते हैं। तभी एक इंस्ट्रक्टर अंदर आते हैं और लेट रहने के लिए उन्हें डांटते हैं। दोनों सिचुएशन समझाते हैं और बैनर दिखाते हैं। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि डिजाइन शायद अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन शायद तुरंत कोकी के काम को डिफेंड करती है। इंस्ट्रक्टर डिसाइड करते हैं कि वो खुद बैनर ऑफिस ले जाएंगे और उन्हें घर जाने के लिए कह देते हैं। जब दोनों अलग होते हैं, कोकी को रियलाइज होता है कि उसकी बाइक की चाबी मिसिंग है। दोनों हर जगह ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। वो घर वॉक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साय इंसिस्ट करती है कि वो अपनी मॉर्निंग रूटीन ध्यान से याद करे। जब वो अपनी आंखें बंद करके याद करता है, साय बस उसे देखकर ही घबरा जाती है। सरप्राइज में चाबी पूरे वक्त उसके पॉकेट में ही थी। रिलीव्ड साय मुस्कुराती है जब कोकी उसे घर राइड ऑफर करता है। वो मना कर देती है अपने वेट के लिए चिंता करते हुए, लेकिन कोकी उसे रियश्योर करता है कि कोई बात नहीं। वो ये भी मेंशन करता है कि वो अक्सर अपने सॉकर टीममेट्स को राइड देता है और वो उससे भी ज्यादा हैवी होते हैं। घर जाते हुए उनकी कन्वर्सेशन इजीली फ्लो करती है। वो अपकमिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं और कोकी मेंशन करता है कि साय रिले में पार्टिसिपेट कर रही है उसकी स्पीड की वजह से। साय सीक्रेटली टेंस हो जाती है, लेकिन कोकी एक्यूरेटली याद रखता है कि वो कहाँ रहती है। वो याद करता है कि वो लंच के मामले में कितना पीकी था, पर अब मील्स बेटर है और कितनी चीजें बदल गई हैं। अचानक एक लाउड पॉप उन्हें रोक देता है। बाइक का टायर फट जाता है। साय तुरंत सॉरी बोलती है, सोचकर कि ये उसकी गलती है, लेकिन कोकी अश्योर करता है कि ये बस एक कांच का टुकड़ा था। फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि वो उसे घर तक वॉक करेगा। वो उसे याद दिलाता है कि वो पहले रेसेस में क्लासमेट्स को पहले जाने देती थी और कहता है कि अब उसे पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर वो कैजुअली हाई स्कूल का जिक्र करता है। साय कहती है कि वो नॉर्थ हाई जाने का प्लान कर रही है और सरप्राइज में कोकी भी वही जाने वाला है। दोनों रियलाइज करते हैं कि इतनी लंबी बातचीत करना उनके लिए काफी टाइम के बाद हो रहा है। जब वो साय के घर पहुंचते हैं, साय सोचती है कि उनकी कन्वर्सेशन कितनी नेचुरल लगती है। कोकी किसी के साथ भी इजीली बात कर सकता है, चाहे उसने उसकी चाबी नहीं ढूंढी, फिर भी उसने उसे घर राइड ऑफर किया, बस इसलिए क्योंकि वो काइंड है। अगले दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होता है। टीचर साय से कहते हैं कि वो टग ऑफ वॉर के ह्यूज रोप्स को मूव करे और सजेस्ट करते हैं कि वो कोकी से हेल्प मांगे, लेकिन जब वो देखती है कि कोकी गर्ल्स से घिरा हुआ है, साय डिसाइड करती है कि वो खुद ही हैंडल करेगी। वो रोप्स को ड्रैग करने में स्ट्रगल करती है, लेकिन कोकी को इंटरप्ट करने से मना करती है। लकीली उसके टीममेट्स वक्त पर पहुंच जाते हैं और मदद करते हैं। अगला गेम कैवलरी बैटल होता है। साय नीचे होती है, एक गर्ल को सपोर्ट करते हुए अपना बैलेंस मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रही होती है। कई बार हिट होने के बावजूद वो हार नहीं मानती। उसकी टीम मैच जीत जाती है। थकी हुई साय आसपास देखती है और नोटिस करती है कि दूसरी गर्ल्स अभी भी ग्रेसफुल और कंपोज लग रही है, जबकि वो खुद बिल्कुल एग्जॉस्टेड लग रही है। फिर बॉयज का मैच शुरू होता है। कोकी अपनी टीम का जनरल कैवलरी बनकर लीड करता है। गेम इंटेंस होता है, लेकिन कोकी अपनी पूरी कोशिश करता है और आखिर में वो अपोजिंग जनरल को हरा देता है और मैच जीत जाता है। क्राउड चीयर करता है और साय खुद को प्राउड फील करने से नहीं रोक पाती, चाहे उनकी आंखें नहीं मिलती। जैसे जैसे गेम्स कंटिन्यू होते हैं, साय एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करती है। फिर वो अपना इंस्ट्रक्शन कार्ड ड्रॉ करती है। कार्ड पर लिखा होता है ब्रिंग समवन यू लव। उसकी आंखें इंस्टिंक्टिवली कोकी पर जाती हैं, लेकिन वो जल्दी से अपनी फ्रेंड को पकड़ लेती है और प्रिटेंड करती है कि वो दोनों प्यार में है। रेस्ट करते हुए साय सोचती है कि ऐसा कार्ड गेम में किसने ऐड किया, और सोचने से पहले कोकी उसकी तरफ दौड़ता है। अपना कार्ड पकड़े हुए जो सेम स्कैवेंजर हंट का है, वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार उसका नाम बुलाता है जब तक वो उसके पास नहीं पहुंचता और उसे साथ खींच लेता है। वो लीडर की तरफ दौड़ते हैं जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाला होता है। कोकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर फिर भी अनाउंस कर देता है अ टॉल गर्ल। साय मुस्कुराने की कोशिश करती है और दूर चली जाती है। ये वर्ड्स चुप जाते हैं।
हैं, चाहे वो सच है। उसने हमेशा चाहा था कि कोकी उसे अलग नजर से देखे। आंसू आ जाते हैं, लेकिन कोकी उसके पीछे दौड़ता है और एक्सप्लेन करता है। वो मानता है कि कार्ड पर एक्चुअली अ क्यूट गर्ल लिखा था और साय उसका पहला ख्याल थी। शर्मिंदगी में उसने लीडर को सिग्नल दिया था वर्डिंग चेंज करने के लिए। ये सुनकर साय का दिल सॉफ्ट हो जाता है और वो अपने आप को और ज्यादा उसके साथ अटैच होता हुआ महसूस करती है। बाकी स्पोर्ट्स फेस्टिवल, साय बस कोकी के लिए चीयर करती है। वक्त गुजरता है और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स का दिन आता है। साय और कोकी दोनों नॉर्थ हाई के लिए टेस्ट देते हैं। साय खुद से कहती है कि उसे अब कोकी से प्यार नहीं करना चाहिए, वो उसे बहुत दूर लगता है। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं और वो देखती है कि दोनों पास हो गए हैं, तो उसे रियलाइज होता है कि प्यार करने पर कोई रूल नहीं है। ग्रेजुएशन के दिन कोकी साय के पास आता है और कहता है कि वो दोनों साथ फोटो लें, क्योंकि उसकी माँ ने रिक्वेस्ट की थी। दोनों साइड बाय साइड खड़े होते हैं और जैसे ही फोटो क्लिक होती है, कोकी नोटिस करता है कि वो कितना क्लोज खड़ा है। फ्लस्टर्ड साय उससे कहती है कि फोटो भेज दे। दोनों अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हाई स्कूल में एक ही क्लास में हो। वो कैजुअली छोटी छोटी बातों पर बात करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में बेचे जाने वाले कोहाकू मांजू स्वीट्स। साय को सरप्राइज होता है जब कोकी उसे अपना स्वीट गिफ्ट के रूप में दे देता है और कहता है कि वो हाई स्कूल उसके साथ स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड है। हाई स्कूल के पहले दिन साय डिस्कवर करती है कि वो कोकी के साथ सेम क्लास में है। क्लासरूम जाते हुए वो सोचती है कि इस बार वो अपना चांस लेना चाहती है और ये लगता है जैसे किस्मत उसे एक साइन दे रही हो। लेकिन जैसे ही वो डोर तक पहुंचती है, एक लड़की सीढ़ियों से स्लिप कर जाती है और साय इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लेती है। तभी कोकी वहां पर आ जाता है, जो उसे उस ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेता है। वो वार्मली ग्रीट करता है, क्लियरली खुश है कि वो फिर से क्लासमेट्स हैं। साय का दिमाग ब्लैंक हो जाता है सोचकर कि वो अपनी न्यू यूनिफॉर्म में कितना कूल लग रहा है। बाद में स्टूडेंट्स क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। योता नॉर्मल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है, जबकि यूशिन बहुत ज्यादा बोलता है। साय चुपचाप सबको ध्यान से देखती है और सभी के नाम याद करने की कोशिश करती है। जब कोकी बोलता है तो साय इस बात से कैप्टिवेटेड हो जाती है कि उसने उसके बारे में अब तक कितना कम जाना था। जब साय की बारी आती है तो उसके क्लासमेट्स उसकी हाइट को लेकर चिढ़ाते हैं, जिससे वो नर्वस हो जाती है और जल्दी से शाय इंट्रोडक्शन देकर बैठ जाती है। स्कूल के बाद कोकी साय को बुलाता है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन पता चलता है कि वो केवल ये बता रहा था कि उसकी स्कर्ट फट गई है। शर्मिंदा होकर उसे एहसास होता है कि ये शायद पहले ही फट गई थी जब उसने हिसुई की मदद की थी। कोकी दयालुता से अपनी जैकेट देने की पेशकश करता है ताकि वो ढक सके और भरोसा दिलाता है कि किसी ने नहीं देखा। हालांकि कोकी वही है जिससे साय ये बात छुपाना चाहती थी। घर पर साय की माँ स्कर्ट सिल देती है और जब वो अकेली होती है तो साय कोकी के बारे में डे ड्रीम करती है। वो अपनी यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लगता है और अब वो क्लासमेट हैं। उसके पास उसका नंबर भी सेव है, लेकिन उसे मैसेज करने का कोई कारण ढूंढने में मुश्किल होती है। अगले दिन स्कूल में साय कोकी की हुडी लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन मौका नहीं मिलता क्योंकि वो हमेशा दूसरों के साथ रहता है। साय ये भी देखती है कि हिसुई कई लड़कों का ध्यान खींच रही है और उसे एहसास होता है कि हिसुई रियली कितनी क्यूट है। बाद में साय सुनती है कि कोकी उसे खिड़की के बाहर से बुला रहा है और उसे मिलने के लिए जल्दी से जाती है। रास्ते में गलती से उसके साथ टकरा जाती है। उसकी हुडी लौटाने के बाद वो हिसुई से मिलती है, जो पहले मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। बात करते हुए हिसुई ये टिप्पणी करती है कि साय और कोकी बहुत करीब लगते हैं और कोकी की कूल पर्सनैलिटी की तारीफ करती है। साय को एहसास होता है कि कोकी हाई स्कूल में भी बहुत पॉपुलर है। जाने से पहले हिसुई दोस्त बनने की इच्छा जताती है और साय से उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगती है। अगले दिन क्लास को उनका पहला ग्रुप टास्क दिया जाता है, स्कूल के चारों तरफ कचरा साफ करना। साय के ग्रुप में कोकी, हिसुई, यूशिन और कुछ बाकी लोग होते हैं। यूशिन लीडरशिप संभालता है और सभी को मजेदार निकनेम देना शुरू करता है। कोकी को मिस्टर हैंडसम कहता है। जब वो साय को उसके कद के कारण हाचिरो कहकर बुलाने की कोशिश करता है तो साय अजीब महसूस करती है और चुप रह जाती है। ये देखकर कोकी बीच में आता है और उसे धीरे से ईवा चान कहता है, वही निकनेम जो वो जूनियर हाई में इस्तेमाल करता था, जिससे माहौल और आरामदायक हो जाता है। इसके बाद ग्रुप अपनी क्लीन अप योजना जारी रखता है। लंच
लंच के वक्त हिसुई सभी को एक साथ खाने के लिए बुलाती है। खाने के दौरान वो कोकी की हर बात की तारीफ करते हुए खुद को रोक नहीं पाती और साय से उनके जूनियर हाई के दिनों के बारे में भी पूछती है। साय इन सवालों से बचती है, जबकि मियो बोर होकर बात को स्कूल के टॉपिक्स की ओर मोड़ देती है। अगले दिन क्लीन अप के दौरान ग्रुप कैंपस में घूमते हुए कचरा उठाता है। कुछ जगह है इतनी घनी है कि वो मजाक में कहते हैं कि कोई भालू आ जाएगा। हालांकि यूशिन लगातार साय के कद को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करती है। उसकी टिप्पणियां साय को याद दिलाती हैं कि उसे हमेशा बिग वन के रूप में देखा गया है, जबकि कोकी को हमेशा कूल वन के रूप में एडमायर किया गया है। मियो और हिसुई साय को दूसरी जगह मदद करने के लिए बुलाती हैं, लेकिन अचानक यूशिन एक ढलान से गिर जाता है। साय स्वाभाविक रूप से मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कोकी उसे रोक देता है। गलती से उसका पहला नाम लेकर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं, इस चूक से हैरान। बाद में जब तीनों लड़कियां अकेली होती हैं, मियो और हिसुई कोकी के पहले व्यवहार के बारे में चर्चा करती हैं। साय चुपचाप सुनती है, ये याद करते हुए कि कोकी ने हमेशा उसे उसके पहले नाम से बुलाया है जब से वो छोटे थे। वो याद करती है कि कोकी हमेशा कितना दयालु और कोमल रहा है, जैसे कि दूसरे लोग कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत। और अपनी कहानी इतनी विस्तार से बताती है कि मियो और हिसुई थोड़े हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर योता बीच में आता है और समझाता है कि कोकी ने यूशिन पर सिर्फ इसलिए चिल्लाया क्योंकि यूशिन ने कुछ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट कहा था। जब लड़कियां और अधिक जानना चाहती हैं, तो योता विस्तार से बताने से मना कर देता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाए, कोकी और यूशिन वापस आ जाते हैं और उन्हें बुलाते हैं। जब साय कोकी की ओर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो बस अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं सकती। उस रात नहाने के बाद साय को कोकी का एक मैसेज आता है, जिसमें वो कल के क्विज का कवरेज पूछता है और 10 मिनट में जवाब देने की मांग करता है। घबरा कर वो जल्दी से कपड़े पहनती है, अपने नोट्स ढूंढती है और वक्त पर उसे पूरा कवरेज टेक्स्ट में भेज देती है। कुछ ही पलों बाद कोकी जवाब देता है और मानता है कि उसने टेक्स्ट गलती से उसे भेजा था, वो किसी दोस्त के लिए था। जैसे ही वो माफी मांगता है, उनकी बातचीत सहज रूप से चलती है, जिससे साय मुस्कुरा उठती है। थोड़ी ही देर बाद उसे हिसुई का एक और मैसेज आता है, जो सफाई को लेकर शिकायत करने से शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही फिर से बात को कोकी की ओर मोड़ देता है। साय पोलाइटली जवाब देती है, हालांकि वो थोड़ी ओवरवेल्म्ड फील करती है। बिस्तर पर लेटी हुई साय सोचती है कि स्कूल में अफवाहें कितनी जल्दी फैल जाती हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और कह देती है, तो आखिरकार सबको पता चल ही जाता है। लंच के वक्त साय, मियो और हिसुई फिर से साथ में खाना खाते हैं। हिसुई बार बार पूछती रहती है कि क्या कोकी की कोई गर्लफ्रेंड है और जोर जोर से लड़कों और डेटिंग के बारे में बातें करती रहती है, जिससे साय और मियो थक जाते हैं। आखिरकार हिसुई समझ जाती है कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते और माफी मांगती है, जबकि मियो आसानी से बातचीत को फिर से क्लास वर्क की तरफ मोड़ देती है। बाद में जूडो प्रैक्टिस के दौरान साय आसानी से सबको हरा देती है और कोच भी प्रभावित हो जाते हैं, जो सुझाव देते हैं कि वो जूडो क्लब में शामिल हो जाए। जब कोकी वहां आता है, तो हिसुई साय की कौशल की तारीफ करती है और मियो उसकी दूसरों के साथ कोमल व्यवहार को नोट करती है। इंस्पायर्ड होकर हिसुई साय के साथ टेनिस क्लब में शामिल हो जाती है, हालांकि वो कोकी को देखकर ध्यान भटका लेती है। क्लास में साय हिसुई की निडरता को नोट करती है और चुपचाप सोचती है कि क्या वो कोकी के लिए बेहतर मैच हो सकती है। बाद में कोकी साय के पास मैथ ट्यूशन के लिए आता है, याद करते हुए कि उसने एलिमेंट्री स्कूल में उसके आकार की वजह से उसकी मदद की थी। वो साथ में पढ़ाई करते हैं और साय कोकी की लगातार काइंडनेस और डिटर्मिनेशन पर सोचती है और अपने खुद के बेहतर ग्रेड के बावजूद उसे और ज्यादा एडमायर करती है। उस रात साय उसे मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन पहले कोकी उसे मैसेज कर देता है, जिससे एक खेल खेल में यादों भरी बातचीत शुरू हो जाती है। दिल के अंदर साय उम्मीद करती है कि एक दिन वो अपने जज्बात का इजहार कर पाएगी। अगले दिन एक और ग्रुप एक्टिविटी की घोषणा होती है। साय फिर से मियो और हिसुई के साथ टीम बनाती है। जब यूशिन ग्रुप्स को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, तो कोकी बीच में आता है और रॉक पेपर सीजर्स खेलकर फैसला करता है, जिससे साय फिर से उसी ग्रुप में आ जाती है जिसमें वो है। क्लास के बाद हिसुई उत्साहित होकर साय के पास आती है और कहती है कि वो कोकी के और करीब जाना चाहती है और साय से मदद मांगती है। साय का रिएक्शन देखकर हिसुई तय करती है कि वो खुद ही इसे संभालेगी। जैसे ही हिसुई कोकी के पास जाती है, मियो अचानक बताती है कि उसे पता है कि साय को कोकी पसंद है। कोकी साय को वेव करता है, जिससे साय इतनी चौंक जाती है कि उसका बैग गिर जाता है और वो भाग जाती है, ये सोचते हुए कि उसने हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाया है ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे। फिर साय हिसुई से
से स्वीकार करती है कि उसे कोकी पसंद है। हिसुई हैरान होती है लेकिन वादा करती है कि वो उसका सपोर्ट करेगी। इतना जोर से बोलती है कि साय को उसका मुंह ढकना पड़ता है। साय मानती है कि उसे कोकी एलिमेंटरी स्कूल से ही पसंद था, जिससे हिसुई चौंक जाती है। मियो साय के सामान के साथ आती है और हिसुई स्पष्ट करती है कि उसे कोकी सिर्फ उसकी शक्ल के लिए पसंद था और वो कभी उसके पीछे नहीं जाती। अगर उसे साय की पुरानी फीलिंग्स का पता होता। वो ये भी बताती है कि वो किसी और में इंटरेस्ट रखती है और कहती है कि कोकी पहले से ही किसी को पसंद करता है और ये खुलासा साय को शॉक कर देता है। साय सोचती है कि कोकी किस पर क्रश रखता होगा, लेकिन उसे कोई याद नहीं आता। उसे एहसास होता है कि उसने कभी कोकी को किसी को पसंद करते हुए सोचा ही नहीं था। मियो कहती है कि शायद हिसुई ने कुछ गलत सुना होगा, लेकिन हिसुई कहती है कि उसने सही सुना है। फिर भी मियो को लगता है कि जब तक सबूत न हो ये सिर्फ एक अफवाह है। हिसुई सजेस्ट करती है कि साय को सीधे कोकी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन साय तय करती है कि ये मायने नहीं रखता, वो बस अपनी पूरी कोशिश करती रहेगी। रात में हिसुई आने वाली स्कूल ट्रिप के बारे में बात करती है, ये सोचकर एक्साइटेड कि उन्हें कोकी के साथ ग्रुप में रखा जाएगा। साय चुपचाप मानती है कि उसे रिजेक्ट किए जाने का डर है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स की वजह से कोशिश करना चाहती है। जैसे स्कूल ट्रिप का वक्त नजदीक आता है, कोकी और साय दोनों अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। साय के परिवार वाले उसे गर्मजोशी से विदा करते हैं और याद दिलाते हैं कि वो सोवेनियर जरूर लाए। बस का इंतजार करते हुए साय कोकी के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती और ये ठान लेती है कि चाहे कोकी किसी और को पसंद करता हो, वो अपनी फीलिंग्स को एक मौका जरूर देगी। बस के सफर के दौरान साय लगातार अपनी सीट बदलती रहती है ताकि दूसरों की मदद कर सके। पहले वो दो बातें करने वाले लड़कों से अपनी सीट बदलती है, फिर एक मोशन सिक लड़की से सीट चेंज करती है। एंड में वो एक सीट पर बैठती है और खिड़की से बाहर देखती है, ये याद करते हुए कि कोकी को भी कभी मोशन सिकनेस होती थी। उसकी सोच तब टूट जाती है जब यूशिन जोर जोर से एक मजेदार गाना गाने लगता है जो ट्रिप के लिए जल्दी उठने के बारे में होता है। लड़कों की इस मजेदार बातचीत को सुनकर साय को कोकी का बेफिक्र स्वभाव याद आता है। वो महसूस करती है कि उसने कभी उसे किसी पर क्रश रखते हुए नहीं देखा, लेकिन चुपचाप खुद को भरोसा दिलाती है कि एक्चुअली में ये कोई मायने नहीं रखता। जब स्टूडेंट्स होटल पहुंचते हैं, उन्हें अपना सामान छोड़कर सीधे ट्रेनिंग के लिए जाने को कहा जाता है। एक क्लासमेट को बीमार देख साय उसके बैग उठाने की पेशकश करती है। पास ही वो देखती है कि कोकी अपने बीमार दोस्त के लिए भी यही कर रहा है और वो मानती है कि वो हमेशा की तरह भरोसेमंद और चेयरफुल है। जब साय के हाथ भरे हुए होते हैं और वो नॉन ऑटोमेटिक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो अजीब तरीके से अटक जाती है। अंदर से कोकी उसे देखता है और मदद के लिए दौड़ता है। उनकी आंखें मिलती हैं और उसकी वही परिचित गर्म मुस्कान उसे उनके बचपन की याद दिलाती है, जिससे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसी और को पसंद कर सकता है। फिर भी वो खुद से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लंच के वक्त साय चुपचाप अपनी मेज से कोकी को देखती रहती है। वो देखती है कि कोकी अभी भी खाने के मामले में नखरे करता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जब कोई और उसके प्लेट से खाना खा लेता है, कुछ ऐसा जो वो पहले उसके लिए किया करती थी। ख्यालों में खोई वो नहीं देख पाती कि हिसुई उसे बहुत घूरने के लिए चिढ़ा रही है। तभी कोकी उसे देखते हुए पकड़ लेता है और उसकी नजर को भूख समझ लेता है। शर्मिंदगी में साय जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है, दिखावा करते हुए कि वो उसका खाना देख रही थी, उसे नहीं। ट्रेनिंग सेंटर में हिसुई साय को कोकी के पास भेजने की कोशिश करती है ताकि वो पहल कर सके, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है जब साय की मजबूत बनावट हिसुई को उड़ा देती है। घबराई हुई साय कहती है कि वो खुद सब संभाल सकती है, जबकि मियो मानती है कि मजबूर करना बहुत शर्मनाक होगा। हिसुई अभी भी चाहती है कि साय कोकी को अपनी अच्छी बातें दिखाए। साय अचानक एक बचपन की याद को याद करती है जब उसे सबसे अच्छी माँ बनने वाली चुना गया था और सोचती है कि कोकी ने उस समय किसे चुना होगा। ग्रुप एक्टिविटी के दौरान हिसुई साय को सीधे कोकी के सामने बैठाती है, जिससे वो और भी नर्वस हो जाती है। मियो चर्चा का नेतृत्व करती है जबकि यूशिन मजाक करता रहता है। हिसुई मजाक में कहती है कि साय एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनेगी, जिससे वो घबरा जाती है और यूशिन साय के खाने के शौक पर मजाक करता है जब तक कि कोकी उसे रोकने के लिए कोहनी नहीं मारता। उसका शांत और सुरक्षित व्यवहार साय को और भी इम्प्रेस कर देता है। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होती है, साय को नोट्स लेने का काम दिया जाता है, लेकिन यूशिन मदद करने से इनकार कर देता है, जिससे साय को एक्स्ट्रा काम करना
जाना पड़ता है। ग्रुप चिढ़ जाता है और उसे सहयोग करने के लिए डांटता है। बाद में जब वो खत्म करते हैं, कोकी सभी को हाई फाई देता है। साय शर्म से उसका जवाब देती है और गलती से अपने दोस्तों को जोर से हाई फाई मार देती है, जिससे कोकी हंस पड़ता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, हिसुई कहती है कि ऐसा लग रहा था कि साय यूशिन को पसंद करती है, जिससे साय चौंक जाती है। हिसुई और मियो फिर बाथरूम में जाते हैं और साय के बारे में बात करते हैं। मियो मानती है कि उसे स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने देना चाहिए, लेकिन हिसुई चाहती है कि वो कोकी के प्रति एक्स्ट्रा सक्रिय हो। अपनी फ्रेंड का सपोर्ट करने के लिए हिसुई यहाँ तक सुझाव देती है कि रात को लड़कों के कमरे में चुपके से जाएं, पर मियो ऑब्जेक्शन उठाती है और बस देखने की बात करती है। सोवेनियर बॉक्स देखते वक्त साय सपने में खो जाती है कि वो ऐसा क्या करे कि कोकी उसे पसंद करे। अचानक कोकी पीछे से आता है और ऑनसेन मंजू के बारे में बात करता है। साय के जवाब देने से पहले एक स्टूडेंट गलती से वाइन बॉटल गिरा देती है। साय सहज रूप से उसे पकड़ने की कोशिश करती है और कोकी उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन बोतल टूट जाती है और साय का माथा कट जाता है। कोकी तुरंत घबरा जाता है और मदद बुलाता है। हालांकि टीचर कहते हैं कि ये मामूली चोट है। कोकी इंसिस्ट करता है कि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और पूरे वक्त उसके पास रहता है। वो लगातार माफी मांगता है, कहता है कि चोट उसे लगनी चाहिए थी क्योंकि स्कार लड़कों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। उसके सिंसियर शब्द टीचर्स को छू जाते हैं और साय उसके लिए और भी गहरा महसूस करने लगती है। बाद में मियो साय को बताती है कि इस घटना के बाद कोकी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और हिसुई कहती है उसकी काइंडनेस और साय के प्रति जेन्युइन कंसर्न से प्रभावित होकर चुपचाप साय सोचती है कि उसका केयरिंग नेचर ही वो चीज है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती है। उस शाम जब लड़कियां अपने कमरे में तैयार होती हैं, साय फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है। इस बीच कुछ लड़के पास के आर्केड में स्नीक करते हैं, लेकिन कोकी बाहर ही रहता है, व्यू का आनंद लेता है। साय उसे वही पाती है और जब वो उसे ग्रीट करती है, वो स्टार्टल्ड हो जाता है, अपना फोन हवा में फेंक देता है, जिसे साय वक्त पर पकड़ लेती है। कोकी जेंटली उसके वुंड की चिंता करता है, थोड़ा ज्यादा पास आ जाता है, जल्दी से दूर हो जाता है और माफी मांगता है, समझाते हुए कि वो क्लबमेट्स के साथ आमतौर पर इतना करीब होता है, जिससे साय घबरा जाती है लेकिन खुश होती है उस क्वाइट मोमेंट के लिए। हिम्मत जुटाकर साय आखिरकार कोकी से पूछती है कि क्या उसे किसी से प्यार है। ये सुनकर कोकी शॉक हो जाता है, फिर वो मानता है कि हाँ है, लेकिन ये एक तरफा क्रश है। वो उस लड़की का वर्णन करता है जो उसकी पहुंच से बहुत दूर है, उसे सूरज से भी ज्यादा चमकते सितारे के रूप में कंपेयर करता है। उसके वर्ड्स साय को एहसास दिलाते हैं कि वो उसकी फीलिंग्स को कितनी गहराई से समझती है, क्योंकि यही फीलिंग्स उसकी भी हैं। साय उसे एनकरेज करती है, कहती है कि वो वास्तव में बहुत कूल है और उसे बचपन से अब तक के किए गए काइंड कामों की याद दिलाती है, जैसे कि उसके दुखी होने पर ताकोयाकी शेयर करना और सॉकर में मेहनत करना। वो कहती है कि जो भी लड़की उसे वास्तव में जानती है वो उसके लिए फॉल करेगी और सीक्रेटली चाहती है कि वो खुद अपना प्यार कन्फेस कर सके। कोकी सिंसियरली उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसे सबसे ज्यादा साय ने ही जाना है। बात करते हुए साय महसूस करती है कि वो हमेशा से उसे पसंद करती रही है, शुरुआत से ही। वो और कुछ कहने से पहले कोकी के दोस्त उसे बुलाते हैं। वो साय से कहता है कि इस बात को राज रखना, और साय अपने आंसुओं के बीच मुस्कुरा कर कहती है हाँ। वो क्वाइटली विश करती है कि कोकी का प्यार किसी दिन उस लड़की तक पहुंच जाए जिसे वो एडमायर करता है। बाद में कंबल के अंदर साय चुपचाप सोचती है कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करती है, उसे कोकी का वो चेहरा याद आ जाता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद हिसुई और मियो भी कंबल के अंदर साय के साथ आ जाती हैं। हिसुई कामिशिरो को लेकर कई सारे सवाल पूछती है। मियो हल्के फुल्के अंदाज में हिसुई को डांटती है कि वो साय पर सवालों की बौछार कर रही है। साय उठकर बैठ जाती है और कहती है कि वो हार मान रही है। अगर वो कोकी को देखना बंद कर दे और उससे दूरी बनाए रखे तो उसे यकीन है कि वो धीरे धीरे उसे भूल जाएगी। हिसुई पूछती है कि क्या यह सच में मुमकिन है, जबकि वो दोनों एक ही क्लास में हैं, और कहती है कि बस उससे बात करना तो ठीक होना चाहिए। लेकिन साय मानती है कि अगर वो उससे बात करती रही तो फिर से उसी के प्यार में पड़ जाएगी। उसे याद आता है जब कोकी ने अपनी क्रश को एक चमकता हुआ सितारा बताया था जो उससे बहुत दूर है, उसकी पहुंच से बाहर। वो ये कहते हुए दूर कहीं देख रहा था, जबकि साय ठीक उसके बगल में खड़ी थी। हिसुई उसे गले लगाकर कहती है कि उसने
अपनी पूरी कोशिश की है। साय पूछती है कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसने कुछ खास किया है। हिसुई जोर देकर कहती है कि उसने सच में किया है। भावनाओं से घिरकर साय रोने लगती है और उसकी आंखों में आंसू देखकर हिसुई भी रोने लगती है। मियो हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि लड़कियों की बातें आखिर इतनी बुरी भी नहीं होती। साय अपने आप में सोचती है कि शायद क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, उसने देखा कि उसके दोस्त कितने दयालु हैं। कोकी ने भी उसे अपना सीक्रेट बताया। उसे खुशी है कि उसने कोशिश की। ये पूरी तरह से वाकई में मायने रखता था। बस सब कुछ गुजरते हुए देखने से ये कहीं बेहतर था। अगली सुबह हिसुई और मियो नाश्ते के एरिया में कामिशिरो की तलाश करती हैं। जब वो देखते हैं कि कामिशिरो वहाँ नहीं है, तो वो साय को बताती हैं कि सब सुरक्षित है। साय उनका थैंक्स करती है, लेकिन कहती है कि इसके लिए कोई बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है कि वो अपनी सीट ढूंढ लेगी और हिसुई और मियो खाने के लिए लाइन की तरफ चली जाती हैं। साय अपने आप में सोचती है कि वो बस दूरी नेचुरली होने देगी। वक्त के साथ वो उसे भूल जाएगी। लेकिन तभी कोकी उसके पीछे आता है। उबासी लेते हुए वो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और पूछता है कि उसने अच्छी नींद ली या नहीं। साय पोलाइटली जवाब देती है कि हाँ ली। तभी यूशिन कामिशिरो को बुलाता है और कहता है कि उसने उनके लिए एक जगह बचाई है। इसके बाद साय तय करती है कि वो सच में कोकी से अपनी दूरी बनाएगी। लेकिन नाश्ता लेते समय कोकी उसके पास आता है और कहता है कि उनके पास वही मिस्टीरियस मीट है जो कल था, और साय इसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो हिसुई और मियू के साथ खा रही होती है, कोकी उसे देखकर मुस्कुराता है और साय अपना खाना निगलने में चौक कर जाती है। कामिशिरो तुरंत मदद करने उठता है, लेकिन साय उसे इशारा करके रोक देती है और मीट निगल लेती है, अपनी मजबूती से सभी को चौंकाते हुए। जल्द ही टीचर घोषणा करते हैं कि प्रत्येक ग्रुप उन मटेरियल्स को प्रस्तुत करेगा जो उन्होंने पिछले दिन तैयार की थी। साय को कोकी के पास न होना पड़े, इसके लिए हिसुई और मियो यूशिन को प्रेजेंटेशन देने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कामिशिरो यूशिन के साथ प्रेजेंटेशन देने की पेशकश करता है। जब यूशिन और कामिशिरो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, साय खुद को फिर से कोकी को देखते हुए पाती है। ये महसूस करते ही वो खुद को देखने से रोकती है और चुपचाप खुद से कहती है घूरो मत। मियो और हिसुई उसकी परेशानी को नोटिस करते हैं और चिंतित नजर आते हैं। होटल में ठहरने के बाद टीचर सभी को याद दिलाते हैं कि कुछ भी न भूलें, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाले हैं। बस में साय चुपचाप बैठी रहती है। उसे उदास देखते हुए हिसुई रोने लगती है, अपनी दोस्त के लिए दुख महसूस करती है। साय खुद से सोचती है कि उसके दिल का खालीपन और बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। बाद में जंगल में टीचर सभी को चेतावनी देते हैं कि अगला हिस्सा कठिन होगा और उन्हें हाइड्रेटेड रहने के लिए कहते हैं। साय एक बड़े नक्शे के सामने खड़ी होती है और खुद से कहती है कि वो कोकी से दूर रहेगी और अपना फासला बनाएगी। लेकिन कोकी उसे बोर्ड को घूरते हुए देखता है और पास आता है, पूछता है कि क्या वो कुछ खास देख रही है। साय तुरंत कहती है कुछ नहीं। कोकी मुस्कुराता है और साय महसूस करती है कि उसकी कामिशिरो से बचने की योजना काम नहीं कर रही। इसके बाद टीचर नॉर्थ हाई के ट्रेडिशनल ओरिएंटियरिंग इवेंट की घोषणा करते हैं। जंगल के माध्यम से मेमोरियल टावर तक और वापस लौटने वाली 10 किलोमीटर की दौड़। सभी को लड़का लड़की के जोड़े बनाने होते हैं। साय योता को देखती है और उसे अपना साथी बनने के लिए कहती है और वो आसानी से सहमति दे देता है। बाद में कोकी मियो से पूछता है कि क्या उसने साय को देखा है। वो बताता है कि साय पहले ठीक नहीं लग रही थी। मियो उसे बताती है कि साय ने योता के साथ जोड़ी बनाई है। कोकी सरप्राइज होकर पूछता है क्यों। मियो समझाती है क्योंकि उनकी सीटें एक दूसरे के पास हैं। फिर वो कोकी के साथ खुद टीम बनाने का प्रस्ताव देती है क्योंकि उनकी सीटें भी एक दूसरे के पास है। इसी बीच साय दौड़ से पहले स्ट्रेच करती है। सोचती है कि वो अपने आप को उससे बिल्कुल दूर नहीं कर पाई है। वो तय करती है कि वो ऐसे दौड़ेगी जैसे वो उससे भाग रही हो। उसे तैयार रहना होगा कि कोकी ऐसा सोचे कि वो उसकी इंसल्ट कर रही है। योता 10 किलोमीटर की दूरी के बारे में कमेंट करता है और पूछता है कि क्या वो इसे पूरा कर पाएगी। साय कहती है कि अगर रास्ता फ्लैट है तो वो शायद दौड़ पूरी कर सकती है और उसके बारे में पूछती है। योता जवाब देता है कि वो श्योर नहीं है, लेकिन वो जितना हो सके उतना ही जाएंगे। जैसे ही सभी दौड़ शुरू करने के लिए लाइन में लगते हैं, साय फिर से कोकी के बारे में सोचती है। उसने एक बार कहा था कि वो नए लोगों के बीच शाय होता है, लेकिन अब वो ठीक लग रहा है। जूनियर हाई में वो किसी
किसी के साथ भी आसानी से बात कर सकता था, लड़का हो या लड़की। साय सोचती है कि क्या उसकी क्रश उस समय की कोई थी या शायद उनके प्रेजेंट स्कूल की कोई है। क्या इसलिए उसने नॉर्थ है में दाखिला पाने के लिए इतनी मेहनत की। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, साय ये तय करती है कि वो आगे बढ़ेगी। उसने इन भावनाओं को काफी समय तक थाम रखा है। जैसे ही वो रास्ते पर दौड़ते हैं, वो एक छड़ी देखते हैं जो ईल की तरह दिखती है और साय इसे फेंक देती है ताकि उनके पीछे कोई डर न जाए। योता पूछता है, हमारे पीछे कौन है? और साय घबराते हुए कहती है, हिसुई, जबकि असल में वो कोकी के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वो एक गिरा हुआ घोंसले का डिब्बा पाते हैं और इसे वापस रखने का फैसला करते हैं। साय घुटनों के बल योता को ऊपर उठाने का ऑफर करती है, लेकिन वो कहता है कि इसे उल्टा होना चाहिए। वो आगे पीछे जाते हैं, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि अचानक कोकी प्रकट नहीं होता और पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। योता समझाता है कि वो घोंसला वापस रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहे। कोकी मदद करने की पेशकश करता है और योता से कहता है कि उसे ऊपर उठाने में मदद करे। घोंसला सुरक्षित करने के बाद वो साय से पूछता है कि ये ठीक लग रहा है या नहीं, और साय धीरे से कहती है हाँ, अपनी नजरें चुराते हुए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, साय खुद से सोचती है कि उसे कोकी को दूर करने के लिए थोड़ी बेइज्जती वाली हरकत करनी चाहिए। फिर वो देखती है कि कोकी की शूलेस खुली है और चुपचाप मियो से कहती है कि उसे बता दे। मियो कोकी को बताती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। साय महसूस करती है कि वो फिर से उसे देख रही थी। उसने हमेशा उसे खोजने की आदत बना ली है। उसे याद आता है कि एलिमेंटरी स्कूल में कोकी बोझ बनाने में संघर्ष करता था, जबकि वो क्राफ्ट्स में अच्छा था। वो खुद से कहती है कि उसे इन छोटी छोटी यादों को एक एक करके छोड़ना होगा, जब तक उसका दिल का दर्द धीरे धीरे कम ना हो जाए। बाद में टीचर यात्रा की अंतिम गतिविधि की घोषणा करते हैं। रोइंग का अनुभव। स्टूडेंट्स को एक बॉय तक रोइंग करनी है और वापस आना है। टीम के रूप में मिलकर काम करना है। सभी अपने नंबर तय करते हैं और अपनी नावों में बैठते हैं, कड़े निर्दोषों के साथ कि दौड़ या शरारत न करें। जब साय अपने दोस्तों के पास जाती है तो उनकी नाव पहले से भर चुकी होती है। वो उसे फिर भी इनवाइट करते हैं, लेकिन साय मना कर देती है और कहती है कि वो अकेली रोइंग करेगी। जब वो अपनी नाव को पानी में ढकेलती है, उसे एहसास होता है कि ये काफी भारी है। अचानक कोकी मदद के लिए प्रकट होता है। वो समझाता है कि वो लड़कों में अकेला अलग था, अब वो एक ही नाव में अकेले साथ हैं। हिसुई का ग्रुप ये देखता है और कमेंट करता है कि ऐसा लगता है जैसे वो डेट पर हैं। मियो असहमत होती है और कहती है कि ये ज्यादा एक डबल स्कल की तरह है। जैसे ही वो रोइंग करते हैं, कामिशिरो साई की रोइंग की तारीफ करता है और मजाक में कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वो रेस में है। वो सुझाव देता है कि वो धीमे हो क्योंकि उन्हें पहले ही बढ़त मिल चुकी है। साय अंदर से घबराती है, सोचती है कि अब भागने की कोई जगह नहीं है। अचानक कामिशिरो नाश्ते के मिस्टीरियस मीट का जिक्र करता है और पूछता है कि क्या उसने पता लगाया कि वो क्या था। साय जवाब देती है ग्राउंड मीट और कामिशिरो उसके जवाब पर हंसता है। उसकी स्माइल देखकर साय खुद से कहती है कि वो उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। फिर सीरियस होकर कामिशिरो पूछता है कि क्या ये सिर्फ वही महसूस कर रहा है या क्या वो पूरे दिन से उसे अवॉइड कर रही थी। साय को याद आता है कि एलिमेंटरी स्कूल में जब भी वो वेयरवुल्फ खेलते थे, कोकी छोटी छोटी बातें करके शुरू करता और अचानक उसे चौंका देता। वो हमेशा उसकी नाकामी देख लेता था। साय समझाती है कि उसने उसे बताया था कि उसे किसी से प्यार है और वो नहीं चाहती थी कि अगर वो उन्हें साथ देखे तो वो लड़की गलत फहमी में पड़े। खुद से साय मानती है कि वो अब छोटी लड़की नहीं रही, अब वो अपनी असली भावनाओं को बेहतर छिपा सकती है। कोकी के जवाब देने से पहले उनकी नाव एक चट्टान से टकराकर पलट जाती है। जैसे ही साय पानी में डूबती है, वो घबरा जाती है और सोचती है कि क्या कामिशिरो तैर सकता है। वो उसे बचाना चाहती है, उसे बचाना ही होगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कामिशिरो उसे पानी से बाहर खींच लेता है। वो उससे कहता है कि उसे उसके साथ बात करना पसंद है, शायद उससे भी ज्यादा जितना साय समझती है। और जब वो खुद को दूर रखती है तो उसे दुख होता है। वो कहता है कि भले ही चीजें ठीक ना हो, वो फिर भी उससे बात करेगा क्योंकि वो एलिमेंटरी स्कूल से ही उसकी एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड रही है। तभी बाकी के क्लासमेट्स उनकी नाव से टकरा जाते हैं और इस बार साय ही कामिशिरो का हाथ पकड़ती है। वो उससे कहती है कि उसे भी उससे बात करना पसंद है, यानी उसके साथ बातचीत करना, और वो दोस्त बनी रहना चाहती है अगर वो ठीक है। और कोकी सहमत हो जाता है। जैसे ही वो खुद को स्थिर करता
करते हैं। यूशिन उनके बीच बेहोश तैरता हुआ दिखाई देता है। साय पूछती है कि वो ठीक है ना, और कामिशिरो उसे अश्योर करता है कि वो ठीक है। वो देखते हैं कि नावें पलट गई हैं। अपनी नाव को पलटाते हुए कामिशिरो हंसता है और कहता है कि उसने शायद फिर कुछ शर्मनाक कह दिया, बिल्कुल कल की तरह। साय शर्माती है और कोकी उसे चुपचाप सहमत होने के लिए चिढ़ाता है। साय खुद से सोचती है कि उसने भी गलती से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कह दिया। उसे याद आता है कि उसने पानी में कोकी को बचाने के लिए कितनी डेस्परेटली कोशिश की थी। ऐसा दिन भी आ सकता है जब ये दूरी बनाए रखना सच में दर्दनाक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए वो इतना करीब रहना चाहती है कि अगर कभी वो दुखी हो तो उसे छू सके। वापसी की बस की यात्रा में साय सोचती है कि इस स्कूल ट्रिप में बहुत कुछ हुआ। यूशिन उसके पास बैठता है और कहता है कि बाकी सभी सीटें भरी हैं और उसे उसके पास बैठकर आराम महसूस होता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वो किसी लड़की के पास बैठा है। वो तुरंत सो जाता है और उसके कंधे पर झुक जाता है। साय असहज होकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोकी नोटिस करता है और धीरे से यूशिन को हटा देता है। जब वो उसे ले जा रहा होता है, साय खुद से सोचती है कि वो आशा करती है कि जब कोकी ने उसे नदी से उठाया था तब वो बहुत भारी नहीं थी। शायद बॉय की वजह से ये आसान हुआ, इसलिए सब ठीक था। वो हल्की मुस्कान देती है और खुद से कहती है कि कोकी को शायद परवाह नहीं हुई। फिर उसे एहसास होता है कि उसे हिसुई और मियो को सब कुछ समझाना होगा कि वो और कोकी दोस्त हैं। कुछ दिनों बाद हिसुई अपने दोस्तों का हाल चाल लेती है। वो साय और मियो से पूछती है कि क्या उनका हेल्थ चेकअप खत्म हो गया। साय कहती है हाँ, तो हिसुई मियो की ओर मुड़ती है और उसके नतीजे के बारे में पूछती है। मियो बस इतना कहती है कि ये उसकी प्राइवेट बात है। साय मन ही मन सोचती है कि इस साल उसकी लंबाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही बढ़ी है। पहले तो वो हर साल लगभग 3 सेंटीमीटर बढ़ती थी, तो शायद अब उसका ग्रोथ स्पर्ट खत्म हो गया है। जहाँ तक वजन की बात है, उसे याद आता है कि उसने कल बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। फिर साय सावधानी से फॉर्म्स को एक मेज पर रखती है जहाँ योता लड़कों के फॉर्म संभाल रहा होता है। तभी जब टीचर दरवाजा खोलते हैं, एक तेज हवा का झोंका अंदर आता है और सारे कागज उड़ जाते हैं। साय और योता जल्दी से उन्हें उठाने लगते हैं और उसी दौरान साय गलती से कोकी का फॉर्म उठा लेती है। उस पर नजर डालते ही उसे कोकी की लंबाई, वजन और ग्रिप स्ट्रेंथ दिखती है और वो देखकर हैरान रह जाती है कि कोकी कितना ताकतवर है। योता साय का थैंक्स करता है कि उसने स्कूल ट्रिप के ओरिएंटीरिंग इवेंट में उसके साथ टीम बनाई थी। वो बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसके साथ जोड़ी बनाए और वो अकेला घूम रहा था जब तक साय ने हाँ नहीं की, जिससे उसे बहुत मदद मिली। साय को पास ही कोकी दिखाई देता है और वो मन में सोचती है वो रहा मेरा दोस्त। उसे याद आता है कि स्कूल ट्रिप के दौरान उसका दिल 2 बार टूटा था। बाद में हिसुई झुंझलाते हुए कहती है कि कामिशिरो एक बुरा लड़का है और वो ये स्वीकार नहीं कर सकती कि वो और साय सिर्फ दोस्त हैं। मियो कहती है कि ये हिसुई का नहीं बल्कि साय का फैसला है और उसे उसकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। हिसुई कहती है कि दोस्त होना सही नहीं लगता, अगर कामिशिरो साय के करीब रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। साय उसे भरोसा दिलाती है कि वो ठीक रहेगी, वो खुद आगे बढ़ सकती है। कुछ देर बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि फ्राइडे को क्लास वर्सेस क्लास जंप रोप टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। नियमों के अनुसार एक लड़का और एक लड़की रस्सी घुमाएंगे। लड़कियों की तरफ से साय चुनी जाती है, लड़कों की तरफ से कामिशिरो खुद वॉलंटियर करता है और यूशिन को जंप काउंटर बनाया जाता है। बाद में साय और कामिशिरो जल्दी पीई रूम में पहुंच जाते हैं। अंदर की हवा बंद खिड़कियों के कारण गर्म और घुटन भरी लगती है। साय शॉर्ट्स पहनने का फैसला करती है और अब उसे कामिशिरो के सामने अपने लुक की परवाह नहीं रहती। जब वो अपनी पैंट उतारना शुरू करती है तो कामिशिरो घबरा जाता है। तब साय बताती है कि उसने अंदर पहले से शॉर्ट्स पहने हुए हैं। शर्मिंदा होकर कामिशिरो चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और साय कहती है कि दोस्तों के बीच इतना तो चलता है। कामिशिरो भी सहमत होता है, हालांकि दोस्त शब्द दोहराते हुए दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। प्रैक्टिस शुरू होने पर यूशिन जिम्मेदारी संभालता है और पूरी क्लास साय और कामिशिरो के रस्सी घुमाने पर कूदना शुरू करती है। मियो को दिक्कत होती है और वो कई बार ठोकर खा जाती है, जबकि बगल की क्लास खुशी मनाती है क्योंकि उन्होंने 30 जंप पूरे कर लिए होते हैं। वापस लौटते समय यूशिन कहता है कि मियो हर बार ठोकर खा रही थी, जिस पर कामिशिरो झुंझलाकर उसे लात मार देता है। ये देखकर हिसुई कहती है कि मियो ने जानबूझकर नहीं ठोकर खाई थी, लेकिन मियो खुद मान लेती है कि वो ताल नहीं मिला पाई। थोड़ी देर बाद साय अपने क्लब की प्रैक्टिस के लिए जाती है और वहाँ मियो को अकेले रस्सी कूदते हुए पाती है। जब वो पूछती
पूछती है कि मियो क्या कर रही है, तो वो बताती है कि वो दिमाग में रस्सी कूदने की लय का अभ्यास कर रही है। वो गलती नहीं करना चाहती और सबके लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। फिर कामिशिरो देखता है कि साए कहीं दौड़ कर जा रही है और कुछ देर बाद साए हिसुई के साथ लौटती है, मियो के अभ्यास के लिए रस्सी लेकर। उसी वक्त कामिशिरो और योता भी वहां पहुंचते हैं। मदद करने के उत्साह के साथ वो सब मिलकर अभ्यास शुरू करते हैं और मियो 15 बार कूदने में सफल होती है, फिर ठोकर खा जाती है, लेकिन ये पहले से कहीं बेहतर है। थक कर वो पूछती है कि क्या साए और कामिशिरो की भी आज क्लब प्रैक्टिस है। कामिशिरो बताता है कि उसकी आज सिर्फ सेल्फ ट्रेनिंग है और साए अपने सीनियर्स को बताने चली जाती है और लौटते समय सुनती है कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। मियो कामिशिरो से कहती है कि साए ने उसके लिए रस्सी उधार ली थी। कामिशिरो मुस्कुराते हुए कहता है कि साए हमेशा से ऐसी रही है। जब वो एलिमेंटरी स्कूल में थे तब भी उसी ने उसे रस्सी कूदना सिखाया था। ये सुनकर साए मन ही मन सोचती है कि कोकी की यादों में वो सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही मौजूद है। वो वापस ग्रुप में शामिल हो जाती है और वो सब शाम तक अभ्यास करते रहते हैं। हिसुई अचानक ध्यान देती है कि कितनी देर हो चुकी है। तभी कामिशिरो बताता है कि पास में एक रामेन की दुकान है जहां स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट मिलता है। साए मन में सोचती है कि शायद वो उसे खाने की शौकीन समझता है, इसलिए ऐसी बातें बताता है। आखिरकार वो सिर्फ दोस्त ही तो हैं। अगले दिन जंप रोप प्रैक्टिस के दौरान पूरी क्लास में उत्साह भरा माहौल होता है। एक लड़की कहती है कि जब साए रस्सी घुमाती है तो कूदना आसान लगता है क्योंकि रस्सी कसी और स्थिर रहती है। दूसरी लड़की जोड़ती है कि साए और कामिशिरो का तालमेल बिल्कुल परफेक्ट है, वो सच में बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं। साए चुपचाप मान लेती है कि सब लोग उन्हें ऐसे ही देखते हैं। पीई क्लास के बाद हिसुई देखती है कि साए के हाथ लाल हो गए हैं तो वो उसे हैंड क्रीम देती है। साए पूछती है कि क्या वो इसे कामिशिरो के साथ शेयर कर सकती है और हिसुई हाँ कहती है। साए कामिशिरो के पास जाती है और बताती है कि उसके हाथ भी थोड़े दर्दनाक लग रहे हैं। वो कहती है कि ये क्रीम बहुत सुकून देती है। कामिशिरो अपने हाथों की हथेलियां दिखाता है और साए समझती है कि शायद वो चाह रहा है कि वो ही उसके हाथों पर क्रीम लगाए। उसे एहसास होता है कि उसके हाथ पहले से कहीं बड़े हो गए हैं। घबराहट में साए जरूरत से ज्यादा क्रीम निकाल देती है। कामिशिरो हंसते हुए कहता है कि उसने शायद ज्यादा ले ली। साए जवाब देती है कि बोतल पर लिखा है कि 500 येन के सिक्के जितनी मात्रा लेनी चाहिए। कामिशिरो मुस्कुराते हुए कहता है कि फिर आधी ले लो और हल्के से उसका हाथ छूकर क्रीम का हिस्सा बांट लेता है। साए मन ही मन सोचती है कि वो आखिर कितनी दूर तक जा सकती है और उसे कैसी भावनाएं महसूस करने की अनुमति है। फ्राइडे आता है और टूर्नामेंट शुरू होता है। साए की क्लास 178 जंप पूरी करके जीत जाती है। जब टीचर कामिशिरो को ढूंढते हैं वो कहीं नहीं मिलता। एक लड़की बताती है कि उसके तीसरे साल के सीनियर उसे किसी काम के लिए ले गए हैं। टीचर फैसला करते हैं कि उसकी जगह योता मंच पर जाएगा। मंच पर साए और योता सिर्फ ये कह पाते हैं। इसके बाद साए मन में सोचती है कि उसने मंच पर बोलने की उम्मीद नहीं की थी। तभी कामिशिरो वापस आता है और पूछता है कि उसकी जगह योता क्यों। वो कहता है कि उन्हें तो साथ जाना था। साए समझाती है कि वो उसे ढूंढ नहीं पाए। कामिशिरो आह भरते हुए कहता है कि उसे यही रहना चाहिए था। साए फिर अपने आप को याद दिलाती है वो सिर्फ दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाद में क्लास में मियो साए को स्कूल के बाद प्रैक्टिस में मदद करने के लिए थैंक्स करती है। जब साए अपने क्लब के लिए निकलने लगती है तो उसे फर्श पर एक इरेजर दिखता है। वो उसे उठाकर यूशिन को देती है। यूशिन मुस्कुराते हुए कहता है थैंक यू रस्सी घुमाने वाली और उसकी तारीफ करता है कि उसने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया। साए भी जवाब में कहती है कि वो भी एक अच्छा चीयर लीडर था। फिर यूशिन मजाक में कहता है कि भले ही साए थोड़ी बड़ी है लेकिन असल में वो काफी क्यूट है और बहुत से लोगों को वो जरूर पसंद आएगी। ये सुनते ही कामिशिरो तुरंत उसका गला पकड़ लेता है और डांटता है कि सीधे इवाता क्यूट है क्यों नहीं कहा, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोला। जब कामिशिरो आखिरकार उसे छोड़ देता है यूशिन पूछता है कि साए आखिर उसके लिए है क्या। घबराई हुई साए झट से कहती है हम दोस्त हैं और जल्दी से प्रैक्टिस के लिए भाग जाती है। टेनिस खेलते वक्त वो सोचती है दोस्त तो एक दूसरे के हाथ छूने पर नर्वस नहीं होते, दोस्त तो एक नजर के मिल जाने भर से पूरे दिन उसके बारे में नहीं सोचते और दोस्त तो एक दूसरे की मौजूदगी से इतने ज्यादा वाकिफ नहीं रहते। इन्हीं ख्यालों में खोई वो गेंद को इतनी जोर से मारती है कि वो जाकर फेंस में फंस जाती है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो उसे फेंस के उस पार कामिशिरो दिखता है। मुस्कुराते हुए वो बस अपनी उंगली से हल्का सा धक्का देता है और गेंद छूट जाती है। साए खुद से फिर कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं, मुझे ऐसे महसूस नहीं करना चाहिए, मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। कामिशिरो हाथ हिलाकर
मुस्कुराकर अलविदा कहता है और सॉकर प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, जबकि साय वही खड़ी रहती है, अपने दिल में एक हल्का सा दर्द लिए जो मिटने का नाम नहीं लेता। शाम को घर लौटते वक्त हिसुई और मियो उसे पुकारती हैं और साथ में कुछ खाने और बातें करने का न्योता देती हैं। साय मुस्कुराते हुए सोचती है, आ गए मेरे दोस्त। बाद में तीनों एक साथ रामेन खा रहे होते हैं और टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे होते हैं। अचानक कामिशिरो अपने सॉकर क्लब के साथ आता है, जिससे साय इतनी डर जाती है कि उससे रामेन गलत पाइप में चला जाता है। चिंता में कामिशिरो उसे मैसेज करता है कि वो ठीक है या नहीं, और साय सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। फिर कामिशिरो पूछता है कि उसने कौन सा रामेन ऑर्डर किया है, और जब साय कहती है सोया सॉस, तो कामिशिरो रिप्लाई करता है कि उसने भी वही ऑर्डर किया है। साय तुरंत हिसुई और मियो को मैसेज करती है कि कामिशिरो बस इसलिए परेशान हो गया था क्योंकि वो चोक कर गई थी, और ये सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। हिसुई पूछती है कि क्या उसके दिल में भी वैसी ही फीलिंग्स है, लेकिन साय मानती है कि उसे कामिशिरो पसंद है, चाहे उसे लगता है कि ये कभी काम नहीं करेगा, इसलिए उसने गिव अप करने का फैसला कर लिया है। बाद में एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर हिसुई पूछती है कि क्या साय सच में ठीक है, सिर्फ कामिशिरो की दोस्त बनकर। साय कहती है कि वो ठीक है, और फिर से कहती है कि बात उससे आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो गिव अप कर रही है। हिसुई सजेस्ट करती है कि शायद उसे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, और यूशिन का जिक्र करती है, याद दिलाते हुए कि उसने कभी कहा था कि साय क्यूट है। मियो बीच में बोलती है कि यूशिन तो एक्चुअली हिसुई में इंटरेस्टेड लगता है, लेकिन हिसुई उस बात को बिल्कुल मना कर देती है। साय भी सहमत होती है, कहती है कि अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है तो बस नहीं है। हिसुई जवाब देती है कि उसका केस अलग है, यूशिन तो एक अलग ही स्टोरी है। साय सोचती है कि चॉकलेट के साथ भी हर किसी की अपनी पसंद, नापसंद और बेपरवाही होती है। कुछ चीजें बस होने के लिए नहीं होती, और ये बात कोई नहीं बदल सकता। मियो प्यार से साय से कहती है कि क्योंकि ये उसका क्रश है तो वो जो भी फैसला करेगी वो सही होगा। फिर भी एहसास वक्त के साथ बदल सकते हैं, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो हमेशा उसकी बात सुनने और उसे सपोर्ट करने के लिए रहेगी। अगले दिन साय स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसने ज्यादा खा लिया था। उसकी माँ नीचे से आवाज लगाती है कि एक दोस्त उससे मिलने आया है, और वो कामिशिरो होता है जो उसके लिए नोट्स लेके आया होता है। वो पूछता है कि क्या साय ठीक महसूस कर रही है, बताता है कि टीचर ने कहा कि उसने ज्यादा खा लिया था। साय उसे तसल्ली देती है कि वो ठीक हो जाएगी और कल से स्कूल आ जाएगी। कामिशिरो के जाने के बाद साय नोटबुक खोलती है और देखती है कि उसमें एक सवाल लिखा है, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को छोड़ने की कोशिश कर रही हो जिसे तुम पसंद करती हो। तभी उसे याद आता है कि जब उसने रामेन शॉप वाली बात के दौरान गिव अप वाला मैसेज भेजा था तो वो गलती से कामिशिरो को भी चला गया था। अगले दिन टीचर बताते हैं कि कामिशिरो को क्लब प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई है, उसका एंकल स्प्रेन हो गया है, इसलिए वो स्कूल नहीं आएगा। बाद में साय एक बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है, याद करती है कि वो सिर्फ एक बार कामिशिरो के घर गई थी जब सब क्लासमेट्स मिलकर वहां गए थे, एक याद जो अभी भी उसके दिल को गर्म कर देती है। जब दोनों मिलते हैं साय उसके एंकल के बारे में पूछती है, और कामिशिरो कहता है कि ये बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। साय उसे आज के नोट्स देती है, साथ ही कल वाली नोटबुक भी। क्यूरियस होकर कामिशिरो उसे खोलता है ताकि उसका जवाब देख सके, और देखता है कि उसने यस लिखा है। शर्मिंदा होकर साय वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कामिशिरो उसे रोकता है और बैलेंस खो देता है। साय उसे गिरने से पहले पकड़ लेती है। फिर कामिशिरो पूछता है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो उसके बारे में क्या सोचता है। साय मानती है कि उसे नहीं लगता कि वो भी ऐसा महसूस करता है। कामिशिरो कहता है कि क्या उस लड़के को कभी पता भी है कि साय क्या महसूस करती है, और पूछता है कि क्या वो बिना बताए ही रहने में ठीक है। साय कहती है कि वो कन्फेस नहीं करना चाहती क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो सब कुछ ऑकवर्ड हो जाएगा। कामिशिरो कहता है कि अगर कोई सिर्फ इसलिए उसे ऑकवर्ड फील करवा दे क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स ईमानदारी से बताई तो शायद वो लड़का पसंद करने लायक ही नहीं है। साय पूछती है कि वो उसके प्रॉब्लम्स को इतना सीरियसली क्यों लेता है, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं। कामिशिरो समझाता है कि वो हमेशा उसे देखता आया है। एलिमेंट्री स्कूल के टाइम में साय इतनी डिपेंडेबल थी कि टीचर्स भी उसे उन बच्चों की मदद करने के लिए कहते थे जो स्ट्रगल कर रहे होते थे। इस वजह से वो हमेशा अपनी मर्जी का नहीं कर पाती थी। कामिशिरो कन्फेस करता है कि उसे यह एहसास हुआ कि वो भी उन लोगों में से था जिसने साय को उसकी खुद की इच्छाओं से रोका। साय पूछती है कि क्या उसकी कंसर्न बदले की वजह से है, लेकिन कामिशिरो मजबूती से मना करता है। वो कहता है कि वो बस नहीं चाहता कि साय के दिल में वो पुरानी फीलिंग्स हमेशा के लिए अटकी रहें। वो चाहता है कि साय एक बार कोशिश करे, आगे बढ़े और अपने दिल को हल्का करे। वो उसे
तसल्ली देता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर उसे रिजेक्ट भी कर दिया गया तो वो हमेशा उसके साथ रहेगा उसे संभालने के लिए। तभी कामिशीरो की माँ आ जाती है और दोनों को छेड़ते हुए कहती है कि दोनों कितने करीब लग रहे हैं, जैसे कोई रोमांटिक सीन हो। शर्माते हुए कामिशीरो तुरंत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और समझाता है कि उसका एंकल इंजर्ड है। उसकी माँ साई को पहचान लेती है, कहती है कि वो एलिमेंट्री स्कूल से कितनी बड़ी हो गई है। ये सुनते ही कामिशीरो जल्दी से उन्हें अंदर भेज देता है। बाद में वो साई से माफी मांगता है कि वो उसके ऊपर गिर गया और उससे भारी लगा होगा, लेकिन साई उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक है, वो हल्का ही था। उसकी माँ फिर से वापस आती है और मजाक में उसके वेट पर कमेंट करती है, जिससे वो और ज्यादा शर्मा जाता है। साई जाने की तैयारी करती है, कहती है कि वो बाद में मैसेज करेगी। जाने से पहले कामिशीरो कहता है कि अब उसे भी साई हल्की लगती है, कम से कम जब वो इंजर्ड नहीं होता। मुस्कुराते हुए साई कहती है कि उसे पता है वो हमेशा उस पर भरोसा कर सकती है। बाद में साई उसे मैसेज करती है और थैंक यू कहकर बताती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो भी ट्राई करेगी। कामिशीरो रिप्लाई करता है कि वो भी करेगा। साई अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कामिशीरो को अपने फीलिंग्स बता देगी। अगले दिन उसके इंग्लिश एग्जाम में 94 मार्क्स आते हैं, जबकि मियो बताती है कि एवरेज स्कोर सिर्फ 75 था। साई सोचती है कि काश कामिशीरो के मार्क्स भी अच्छे आए हो, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसे दिखाई देता है कि कामिशीरो चुपचाप अपना पेपर फोल्ड कर रहा है बिना कुछ कहे। उनके टीचर अनाउंस करते हैं कि जुलाई में एक इंग्लिश फेस्टिवल होने वाला है, जहां हर क्लास को पूरा प्ले इंग्लिश में परफॉर्म करना होगा। स्टूडेंट्स इस बात पर झगड़ा करने लगते हैं कि कौन सा प्ले करना चाहिए। तब मियो सजेस्ट करती है द विजर्ड ऑफ ऑज, जिससे सब तुरंत अग्री कर लेते हैं। टीचर योता को बुक देते हैं, उससे कहते हैं कि वो इससे कल तक स्क्रिप्ट में बदल दे। आखिर में हिसुई लीड रोल पाती है और कामिशीरो को लायन का रोल मिलता है, जबकि वो प्रोटेस्ट करता है कि उसकी इंग्लिश वीक है। यूशिन मजाक में कहता है कि अगर वो लाइन भूल जाए तो वो बस दहाड़ दे। योता और साई को प्रॉम्प्टर्स के रूप में असाइन किया जाता है, जिनका काम होता है किसी एक्टर के डायलॉग भूल जाने पर उन्हें लाइन याद दिलाना। योता साई से कहता है कि उसने ये रोल खास उसके लिए ऐड किया है, क्योंकि उसे पता था कि साई स्टेज पर थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर सकती है। साई उसका शुक्रिया करती है इतना कंसीडरेट होने के लिए। रिहर्सल के दौरान एक लड़का अपनी लाइन भूल जाता है और योता स्मूथली उसे डायलॉग फीड करता है। साई समझती है कि प्रॉम्प्टिंग इतनी आसान नहीं होती, लेकिन वो नोटिस करती है कि उनके स्क्रिप्ट्स लैमिनेटेड हैं। योता कहता है कि ये वाटरप्रूफ है और अम्ब्रेला की तरह भी काम कर सकते हैं, जो सुनकर साई मुस्कुरा उठती है। जब कामिशीरो की बारी आती है तो वो अपनी इंग्लिश लाइंस बोलने में मुश्किल महसूस करता है। शाम को वो अपनी स्क्रिप्ट भूल जाता है और हिसुई साई को कहती है कि वो जाकर उसे वापस दे आए। जब साई स्क्रिप्ट देने जाती है तो दोनों कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं, जो कहती हैं कि कामिशीरो लायन के रूप में बहुत क्यूट लगता है, चाहे उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। कामिशीरो मानता है कि उसे अपनी इंग्लिश खराब लगती है और वो बेहतर बनना चाहता है। साई उसे तसल्ली देती है, वादा करती है कि प्ले के दौरान वो चुपके से उसकी मदद करेगी बिना किसी को पता चले। कामिशीरो कहता है कि वो हमेशा उस पर निर्भर रहना बंद करना चाहता है, लेकिन साई कहती है कि वो उसकी मदद इसलिए करती है क्योंकि वो खुद चाहती है। कामिशीरो बताता है कि शेर का मकसद होता है करेज, और फिर पूछता है कि क्या संडे को साई की क्लब प्रैक्टिस है। जब साई कहती है कि वो दोपहर तक फ्री हो जाएगी तो कामिशीरो सजेस्ट करता है कि उसके बाद मिलकर लाइंस प्रैक्टिस करते हैं। दोनों 3:30 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं हानाजुनो पार्क में, जो उनके पुराने एलिमेंट्री स्कूल के पास है। संडे को साई पार्क में कामिशीरो का इंतजार करती है। वो अपने आप से कहती है कि अब भी वो अपने दिल की बात कहना चाहती है, लेकिन इस बार उसका मेन मकसद है उसकी मदद करना। वो कामिशीरो को मैसेज करती है कि वो रोड साइड वाले पत्थर के पास उसका इंतजार कर रही है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। साई को योता की लैमिनेटेड स्क्रिप्ट वाली बात याद आती है और वो उस स्क्रिप्ट को छतरी की तरह इस्तेमाल करती है। जब कामिशीरो तुरंत नहीं आता तो साई परेशान होने लगती है कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो। तभी उसका फोन आता है और वो कहता है कि वो रास्ते में है और पूछता है कि क्या वो अभी भी वहाँ है। साई कहती है हाँ, लेकिन उसे थोड़ी गिल्ट महसूस होती है। सोचती है कि शायद उसने उसे जल्दी आने के लिए प्रेशर डाल दिया। वो चाहती है कि कामिशीरो रास्ते पर संभल कर आए। थोड़ी देर बाद कामिशीरो अपनी साइकिल पर आता है। बारिश से पूरा भीग चुका होता है। बिना झिझक के वो साई को अपनी जैकेट से ढक देता है। साई तुरंत मना करती है, चिंता करती है कि कहीं उसे सर्दी ना लग जाए और प्ले से पहले उसकी आवाज ना चली जाए, लेकिन कामिशीरो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो सजेस्ट करता है कि दोनों किसी छत वाली जगह पर चले। चलते हुए साई चुपचाप सोचती है कि अब वो उसे एक बच्चे के रूप में नहीं देखती। उसे महसूस होता है कि कामिशीरो
जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर रहा है ताकि वो उसके साथ कदम मिला सके। पनाह लेने के बाद साय नोटिस करती है कि कामिशिरो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पास बैठा हुआ है। वो उसे उसका जैकेट वापस देने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि जैकेट पहने रखो क्योंकि उसे गर्मी लग रही है और उसे उसकी जरूरत नहीं है। उसी वक्त दोनों एक दूसरे को टॉवल देने की कोशिश करते हैं, पर टॉवल्स हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। जब दोनों उन्हें उठाने के लिए झुकते हैं तो उनके सर टकरा जाते हैं। कामिशिरो हंसते हुए कहता है कि वो दोनों परफेक्ट सिंक में हैं। साय सोचती है कि कामिशिरो का जैकेट उसके शोल्डर्स पर कितना लूजली लटक रहा है, जबकि वो हमेशा सोचती थी कि उसके शोल्डर्स थोड़े मोटे हैं। कामिशिरो फिर बात छेड़ता है कि साय अभी भी उसे वैसे ही ट्रीट करती है जैसे वो एलिमेंट्री स्कूल में करती थी, जैसे वो अभी भी छोटा बच्चा हो। साय इंसिस्ट करती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, लेकिन वो कहता है कि वो क्लियरली करती है बिना रियलाइज किए। वो मेंशन करता है कि साय उसके कोल्ड पकड़ने को लेकर कितनी वरीड थी और वो दूसरे बॉयज के साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। वो कहता है कि चाइल्डहुड की जो इमेज साय के दिमाग में उसके बारे में बनी थी उसे ओवरराइड करना उसके लिए मुश्किल है। साय अंदर ही अंदर मना करती है, सोचते हुए कि वो उसे एक हाई स्कूलर के तरह देखती है, कोई जो उसके लिए बहुत कूल है, जो उसके लिए ही प्रॉब्लम बन रहा है। अचानक कामिशिरो एक नया स्नैक निकालता है और पूछता है क्या साय ने उसे ट्राई किया है। साय कहती है नहीं, लेकिन उसने उसका एड देखा था और ट्राई करना चाहती थी। कामिशिरो कहता है कि समर लेमन और सॉल्ट का सीजन होता है और वो उसे स्नैक दे देता है। खाते वक्त साय सोचती है कि शायद कामिशिरो ही उसे एलिमेंट्री स्कूलर की तरह देख रहा है और वो इस बात पर श्योर हो जाती है कि ऐसा ही है। फिर कामिशिरो अपनी इंग्लिश लाइंस प्रैक्टिस करना शुरू करता है। वो याद करता है कि एलिमेंट्री स्कूल में वो दोनों हमेशा बैकग्राउंड ट्रीज बन जाया करते थे। साय को भी सब याद आ जाता है। कामिशिरो कहता है कि पहले वो एक बड़ा ट्री और एक छोटा ट्री होते थे, लेकिन अब वो अपने रोल में पूरा एफर्ट डाल रहा है। फिर वो खड़ा होता है और अपनी लाइंस प्रैक्टिस करता रहता है। वापस जाते हुए कामिशिरो कहता है कि इंग्लिश उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, पर उसे वो सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं ऐसा भी नहीं है। उसे सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखना ज्यादा पसंद है और वो न्यू स्पाइडी मैन मूवी को लेकर एक्साइटेड है। जब दोनों झूलों के पास से गुजरते हैं तो वो कहता है कि बहुत टाइम हो गया और अब वो इतना बड़ा हो गया है कि झूले पर खड़ा नहीं हो सकता। साय उस मूवी का जिक्र करती है और कहती है कि वो उसके साथ देखना चाहती है। अंदर ही अंदर वो वरी करती है कि कहीं वो मना न कर दे, क्योंकि वो दोस्त तो हैं पर शायद उस तरह के दोस्त नहीं। कामिशिरो उसे सरप्राइज करता है पूछकर कि वो कब जाना चाहती है और क्या उसने पहली स्पाइडी मैन मूवीज देखी है। साय कहती है कि वो पुरानी मूवीज कैचअप कर लेगी। कामिशिरो सजेस्ट करता है कि समर ब्रेक में चलें, पर अपने क्लब स्केड्यूल को लेकर अनश्योर होता है। वो पूछता है कि क्या इंग्लिश फेस्टिवल के बाद फाइनल डिसाइड कर सकते हैं और साय हाँ कह देती है। कामिशिरो प्रॉमिस करता है कि वो उसे टेक्स्ट करेगा। अगले दिन स्कूल में कामिशिरो अपनी लाइंस फ्लुएंटली बोलता है। फिर जल्दी ही फेस्टिवल का दिन आ जाता है। सुई लाइट ब्लू आउटफिट में बहुत खूबसूरत लगती है। उसे देखकर साय सोचती है कि ब्लैक आउटफिट पे होते हुए भी उसकी बॉडी साइज उसे नोटिसेबल बना देती है। योता कमेंट करता है कि स्टेज उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा लग रहा है। साय नोटिस करती है कि ब्लैक आउटफिट योता के लीन बिल्ड को बहुत हाईलाइट कर रहा है। तब कामिशिरो आता है, कहता है कि उसे लग रहा है कि वो एक पैराबोलिक एंटेना जैसा दिखता है। हालांकि वो उन लोगों की बेइज्जती नहीं करना चाहता जिन लोगों ने कॉस्ट्यूम बनाने में मेहनत की है। प्ले शुरू होता है। साय एक रॉक के प्रॉप के पीछे पोजीशन लेती है ताकि प्रॉम्प्टर के रूप में लाइंस फीड कर सके। वो नोटिस करती है कि 3 लड़के स्टेज के बिल्कुल सामने चिपक कर बैठे हैं और सोचती है कि वो इतनी पास क्यों बैठे हैं। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि उनमें से एक अपने फोन कैमरा से सुई का अपस्कर्ट शॉट लेने की कोशिश कर रहा है। साय तुरंत उनके बीच आ जाती है पर बैलेंस खो देती है और स्टेज से नीचे गिर जाती है। लड़के डर कर भाग जाते हैं और साय पैनिक करने लगती है कि शायद उसने प्ले खराब कर दिया, लेकिन कामिशिरो तुरंत स्टेज से अपना हाथ बढ़ाता है और साय उसका हाथ पकड़ लेती है और कामिशिरो सबके सामने उसे वापस ऊपर खींच लेता है। प्ले के बाद यूशिन पूछता है कि क्या हुआ था। साय समझाती है कि उसे लगा कि सुई गिरने वाली थी, पर सुई कहती है कि वो बिल्कुल नहीं गिरने वाली थी। बाद में कामिशिरो उन्हीं 3 लड़कों के पास से गुजरता है जो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनका स्कर्ट की फोटो लेने का मौका मिस हो गया। कामिशिरो उन्हें कन्फ्रंट करता है और गुस्सा होकर पूछता है कि उन्होंने अभी क्या कहा। हिसुई दौड़कर साय की तरफ आती है, बताती
बताती है कि प्ले के दौरान वाकई किसी ने अपस्कट फोटो लेने की कोशिश की। वो समझाती है कि उसने कुछ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को बाद में इस बात पर बात करते हुए सुना और ये भी कि कामिशिरो बिल्कुल स्नैप कर गया और अब नर्स ऑफिस में है। साय तुरंत नर्स ऑफिस की तरफ दौड़ती है जहां टीचर्स कामिशिरो को डांट रहे होते हैं, बोलते हुए कि उसे सस्पेंशन भी मिल सकता है। साय कुछ कर पाए उससे पहले कामिशिरो की कजन सुबारू बीच में आती है और उसका बचाव करती है, कहते हुए कि गलती कामिशिरो की नहीं थी। उसने रिएक्ट किया क्योंकि उसके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स एक फर्स्ट ईयर गर्ल को टारगेट कर रहे थे। टीचर पूछते हैं कि क्या वो दोनों सिबलिंग्स हैं, लेकिन सुबारू क्लैरिफाई करती है कि वो दोनों कजन्स हैं। सब सेटल होने के बाद साय चुपचाप वहां से निकलने लगती है। कामिशिरो उसे पुकार कर कहता है कि आने के लिए थैंक यू और बताता है कि उसने मूवी का स्केड्यूल चेक कर लिया है, वो उसे बाद में टेक्स्ट करेगा। साय के जाने के बाद सुबारू पूछती है क्या वो वही लड़की है जिसके साथ कामिशिरो रोप स्विंग कर रहा था और क्या वो फ्रेंड्स के साथ मूवी जा रहे हैं। कामिशिरो कहता है नहीं, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। बाद में साय पहले के स्पाइडी मैन मूवीज देखती है। वो सोचती है कि जिस टाइप की लड़की को प्रोटैगनिस्ट हमेशा पसंद करता रहा है, क्या शायद वही टाइप कामिशिरो को भी पसंद है। उसे सुबारू याद आती है, छोटी प्रीटी, टीचर्स के क्लोज और इतनी हिम्मत वाली कि कामिशिरो को प्रोटेक्ट कर सके, बिल्कुल एक हीरो की तरह। उसे याद आता है कि कामिशिरो ने एक बार अपनी क्रश को सन से भी ज्यादा ब्राइट एक स्टार कहा था और वो सोचती है कि क्या उसे वो स्टार तभी मिल गया था जब वो उसकी लाइफ में आई भी नहीं थी। स्कूल में साय को पता चलता है कि सुबारू ने पेंटिंग में गोल्ड प्राइज जीता है और वो हर चीज में नेचुरली टैलेंटेड है। जब साय अपनी क्लासरूम में आती है, सुई उसे बताती है कि क्लास संडे को एक पार्टी प्लान कर रही है और साय हाँ कह देती है। कामिशिरो यूशिन को बताता है कि उसका संडे को मैच है और वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। फिर वो साय के पास जाकर पूछता है कि क्या वो जा रही है। हिसुई और मियो एक्साइटेड होके कहते हैं कि साय डेफिनेटली उनके साथ आएगी। कामिशिरो पूछता है क्या वो थोड़ा लेट आ सकता है। दोनों लड़कियां कहती हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तब कामिशिरो कहता है कि उसे काउंट कर लेना, वो गेम खत्म होते ही सीधा वहीं आ जाएगा। बाद में संडे को सब लोग बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। साय एक कोने में अकेली बैठी होती है और योता भी दूसरे कोने में अकेला होता है। योता उसके पास आकर पूछता है कि वो सबके साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रही। साय कहती है कि वो सबको देखकर ही एंजॉय कर रही है। योता इंग्लिश फेस्टिवल में मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसने उसके लिए सब कुछ इजी बना दिया। साय भी कहती है कि उसकी वजह से उसे बिल्कुल नर्वस फील नहीं हुआ। योता मेंशन करता है कि उसने कामिशिरो को साय की मदद करते हुए देखा था और साय सिंपल तरीके से समझा देती है कि वो दोनों बस दोस्त हैं। योता पूछता है क्या वो दोनों एक ही जूनियर हाई में थे और साय बताती है कि वो लोग सेम एलिमेंट्री स्कूल में भी थे। योता कहता है कि उनकी हिस्ट्री काफी लंबी है और वो दोनों काफी क्लोज लगते हैं। वो बताता है कि वो एक दूर के जूनियर हाई में था और डॉम्स में रहता है, इसलिए उसे ज्यादा लोग नहीं पता। साय पूछती है कि वो कहाँ से है और योता बताता है कि वो एक बिल्कुल सुनसान जगह से है, इतना सुनसान कि एक बार एक भालू ने उसके क्लासमेट की वॉशिंग मशीन तोड़ दी थी। साय पूछती है कि उसने ये स्कूल क्यों चुना और योता बताता है कि यहाँ पूल क्लासेस नहीं होती। साय सोचती है कि उसे ये पता नहीं था, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि स्विम सूट में वो उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। योता बताता है कि वो बहुत ही पतला है और कितना भी खा ले वेट नहीं बढ़ता। वो अपनी स्लीव ऊपर करके दिखाता है कि वर्कआउट के बाद भी उसकी बाजू बड़ी नहीं होती। साय भी अपना फोरआर्म दिखाती है और जब वो पूछता है क्यों, तो साय कहती है कि उसे लगा कि शायद वो कंपेयर करना चाहता है। योता हल्की सी स्माइल देता है। साय अपने मन में क्वाइटली नोट करती है कि योता ने एक्चुअल में मुस्कुराया। फिर दो लड़कियां उनके पास आती हैं और कहती हैं कि योता और साय ने प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छी की। फिर पूछती हैं कि क्या दोनों डेटिंग कर रहे हैं। योता साय की तरफ देखता है चेक करने के लिए और साय भी उसकी तरफ देखकर वही चेक करती है। दोनों कंफर्म करते हैं कि वो डेटिंग नहीं कर रहे, लेकिन लड़कियां इंसिस्ट करती हैं कि दोनों एक परफेक्ट मैच लगते हैं। सुई और मियो आकर उन्हें बचाती हैं और लड़कियों से कहती हैं कि टीजिंग बंद करें क्योंकि ये अनोइंग लग रहा है। योता कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी कामिशिरो अपने गेम से वापस आता है और टेंशन देखकर पूछता है क्या हुआ। साय जल्दी से एक्सक्यूज करके मीट लेने चली जाती है। वो सोचती है कि क्या कामिशिरो ने कुछ सुना। वो ये भी सोचती है कि वो अभी तक योता को समझ नहीं पाई, उसे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है और अज्यूम करती है कि वो बस अच्छा बन रहा है। साय ये भी मान लेती है कि कामिशिरो को दूसरों से बात करते देखकर
देखकर भी उसे खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी प्रेजेंस से पूरी जगह ब्राइट हो जाती है। इसके बाद यूशिन मेन कास्ट को स्पीच देने के लिए बुलाता है। सुई कहती है कि क्यूट कॉस्ट्यूम पहनकर वो बहुत खुश थी और सबका थैंक्स करती है। कामिशिरो कहता है कि उसे मुश्किल हुई पर सबके सपोर्ट से वो कंप्लीट कर पाया। फिर यूशिन प्रॉम्प्टर्स योता और साए को बुलाता है, लेकिन योता सिग्नल देता है कि दोनों बोलना नहीं चाहते और साए धीरे से योता का शुक्रिया करती है। यूशिन उनके पास आकर पूछता है कि ये दोनों इतने आई कांटेक्ट क्यों कर रहे हैं और उनका आउटफिट मैच क्यों हो रहा है। वो मजाक में कहता है कि दोनों को डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि दोनों मैरिड कपल वाइब्स दे रहे हैं। ये सुनकर साए गुस्सा हो जाती है, कहती है कि वो ऐसी टीजिंग हैंडल नहीं कर सकती। यूशिन माफी मांगता है और कहता है कि वो अपना हाथ नीचे करे क्योंकि वो डर रहा है। बाद में ट्रेन से घर लौटते वक्त सारे क्लासमेट्स उतर जाते हैं और सिर्फ साए और कामिशिरो बचते हैं। कामिशिरो उसे स्पाइडी मूवी का पोस्टर दिखाता है। साए पूछती है कि उसे इस सीरीज में क्या पसंद है और वो कहता है कि हीरो शुरू में वीक होता है पर धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाता है। वो कहता है कि वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी हिफाजत कर सके। फिर वो इंग्लिश फेस्टिवल की बात छेड़ता है और पूछता है कि साए नर्स ऑफिस क्यों आई थी। साए बताती है कि सुई ने उसे सब बताया और वो टीचर्स को सिचुएशन क्लियर करने आई थी, लेकिन उसकी कजन ने उससे पहले ही हैंडल कर लिया। साए कहती है कि उसकी कजन एक कूल सीनियर है और वो चाहती है कि वो भी उसके जैसी बन सके। कामिशिरो तुरंत मना कर देता है, कहता है कि उसकी कजन असल में काफी मीन और हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती है। वो समझाता है कि वो सिर्फ अपनी पब्लिक पर्सोना दिखाती है और याद करता है कि प्री स्कूल में भी वो उसे बुली करती थी। नर्स के ऑफिस में भी उसने उस पर बेकार के कमेंट्स किए थे। साए सोचती है कि उसने कभी कामिशिरो के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन पहले नहीं देखा। कामिशिरो उसे कहता है कि वो उसकी कजन को एडमायर ना करे और बस वैसी ही बनी रहे जैसी वो अब है। फिर वो बात करता है कि याकिनिकु प्लेस पर साए और योता काफी देर तक बात कर रहे थे। वो कहता है कि उसने कभी प्रॉपरली योता से बात नहीं की, इसलिए सोच रहा था कि योता क्या बता रहा था। साए समझाती है कि योता हॉस्टल में रहने और छोटी मोटी बातों के बारे में बात कर रहा था। पहले उसे लगता था कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अब लगता है कि उनमें काफी बातें मिलती जुलती हैं। कामिशिरो पूछता है कि क्या साए सबके साथ मूवी देखना पसंद करेगी। साए कहती है कि वो सिर्फ उसके साथ जाना पसंद करेगी। ये सुनकर कामिशिरो खुश हो जाता है और कहता है कि उसकी भी यही फीलिंग है। साए सोचती है कि उसके साथ हर कन्वर्सेशन के बाद उसके दिल के अंदर एक गर्म सी रोशनी जगती है और जब भी वो लोग साथ हंसते हैं वो रोशनी और चमकने लगती है। वो उम्मीद करती है कि जब कभी वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी तब कामिशिरो परेशान ना लगे। बाद में साए एक शॉप में रामेन खा रही होती है और सोच रही होती है कि वो जल्दी ही कामिशिरो के साथ मूवी देखने जा रही है। क्लास के दौरान जब टीचर लेसन समझा रहे होते हैं यूशिन सो जाता है। टीचर इतनी जोर से उसके सिर पर किताब मारते हैं कि साए डर जाती है। क्लास के बाद यूशिन कामिशिरो से शिकायत करता है कि वो भी सो रहा था और इसे फेवरेटिज्म कहता है, लेकिन कामिशिरो कहता है कि वो नहीं सो रहा था और बताता है कि वो बहुत मुश्किल से जाग रहा होता है क्योंकि टीचर डरावने हैं। साए सोचती है कि पहला सेमेस्टर खत्म होने वाला है। अप्रैल में जो टेंशन सबको महसूस होती थी वो अब कम हो चुकी है और अब सब धीरे धीरे स्कूल का सिस्टम समझ गए हैं। अब उन्हें पता चल रहा है कौन से टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं और दोस्ती के ग्रुप्स भी बन रहे हैं। उसे लगता है कि उसने ज्यादातर क्लासमेट्स के नाम और चेहरे उस आफ्टर पार्टी में याद किए थे। जब वो अपना लंच बॉक्स निकालती है योता कहता है कि ये काफी बड़ा है। साए बताती है कि आज उसकी क्लब प्रैक्टिस है इसलिए वो एक्स्ट्रा खाना लाई है। वो पूछती है कि क्या योता अपना लंच खुद बनाता है और योता कहता है कि उनके डॉम की मैट्रॉन पीको उनका लंच बनाती है, लेकिन उसके लिए पोर्शंस छोटे होते हैं। साए कहती है कि उसे इस बारे में कह देना चाहिए। वो अपने मन में नोट करती है कि योता जो उसके बगल में बैठता है बात करने में बहुत आसान है। बाद में पीई के टाइम सुई साए के कामिशिरो के साथ मूवी देखने की बात पर जोर से रिएक्ट करती है। उसे बेसिकली एक डेड बोलकर और सोचती है कि क्या कामिशिरो थोड़ा ज्यादा ही प्योर है। साए समझाती है कि इनवाइट उसने दिया था। मियो सजेस्ट करती है कि शायद उनकी दोस्ती को अच्छे से एंजॉय करना बुरी बात नहीं है क्योंकि दोस्ती प्यार में बदल सकती है। टेनिस खेलते वक्त बॉल स्कूल बिल्डिंग की तरफ उड़ जाता है और साए तैयार हो जाती है बॉल ढूंढने के लिए घर जाने से पहले। जब वो उसे ढूंढ रही होती है योता बॉल लेकर आता है और पूछता है क्या यही बॉल वो ढूंढ रही थी। जब वो उसका शुक्रिया
शुक्रिया अदा करती है, वो नोटिस करती है कि क्लब रूम कितना मेसी है और सोचती है क्या बॉल की वजह से ये हुआ। योता कहता है कि क्लब रूम हमेशा ऐसा ही होता है। साय एक शोगी बोर्ड देखती है और योता बताता है कि वो अकेला मेंबर बचा है। जब वो पूछती है कि क्या वो अकेला ही खेलता है, तो योता कहता है कि वो शोगी पजल्स सॉल्व करता है और टाइटल मैचेस रिप्ले करता है। योता पूछता है क्या साय खेलना जानती है। साय कहती है कि उसने एलिमेंट्री स्कूल में थोड़ा खेला था और सिर्फ पीसेस की बेसिक मूवमेंट याद है। योता एक मैच सजेस्ट करता है और खुद को हैंडीकैप देने की बात करता है, लेकिन साय कहती है कि फिर भी वो जीत नहीं पाएगी और उसे लगता है कि योता बोर हो जाएगा। तब योता कहता है कि अगर वो उसे हरा देती है तो वो बताएगा कि ट्रैश पिकअप के टाइम कामिशिरो क्यों अपसेट हुआ था। साय तुरंत कहती है कि वो सिर्फ किंग से खेले। योता कम से कम पॉन्स और गोल्ड जनरल्स की बात करके डील फिक्स करता है और मैच शुरू हो जाता है। योता कहता है कि साय साइलेंस में काफी कंफर्टेबल लगती है और बताता है कि वो ज्यादा बोलने वाला नहीं है और यूजुअली चुप हो जाने पर ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन उसके साथ वो रिलैक्स्ड फील करता है। साय कहती है कि शायद वो मॉम वाली वाइब देती है, इस वजह से वो ज्यादा फ्रेंड जैसी लगती है, ना कि किसी ऐसी इंसान जैसी जिसे लोग डेट करना चाहें। योता सोचता है क्या दोस्ती और रोमांस के बीच एक क्लियर लाइन खींचना जरूरी होता है और कहता है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया। आखिर में साय को समझ आता है कि वो ऑलरेडी चेकमेट में है। जब वो कहती है कि उसका किंग ले लो, योता उसे करेक्ट करता है कि इस सिचुएशन में रिजाइन करना होता है। उस वक्त कामिशिरो आ जाता है और कहता है कि उसे शोगी रूल्स समझ नहीं आते, लेकिन पूछता है कि उसके एब्सेंस में क्या हुआ। साय कहती है कि योता बहुत अच्छा खेलता है और योता मानता है कि वो गेम जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे वेस्ट लगता है, खासकर क्योंकि वो यूजुअली अकेला खेलता है। योता कामिशिरो से पूछता है क्या उसकी क्लब प्रैक्टिस खत्म हो गई और कामिशिरो कहता है हाँ। साय सोचती है कि वो कामिशिरो के इतने पास लास्ट टाइम आफ्टर पार्टी से घर वापस आते वक्त ही। वो पूछती है क्या वो अकेला घर जा रहा है, लेकिन कामिशिरो कहता है कि वो ताकुया का इंतजार कर रहा है, जिसे टीचर उसके बाल में शेव्ड लाइंस के लिए डांट रहे हैं। साय वहां से निकलती है। योता कहता है कि वो कभी भी रुक सकती है और कामिशिरो कहता है कि वो अपना स्केड्यूल कंफर्म करके उसे मैसेज करेगा। रात में कामिशिरो उसे टेक्स्ट करता है और पूछता है क्या समर ब्रेक के पहले वेंसडे को मूवी ठीक रहेगी। उसी वक्त उसे एक मैसेज आता है कि योता ने उसे एज अ फ्रेंड ऐड किया है। साय सोचती है कि योता के सोचने का तरीका उसके लिए नया है। इतने सालों से कामिशिरो ही उसके लिए स्पेशल लगता था और उसे लगता था कि फीलिंग सिर्फ ऐसे ही शुरू होती है, लेकिन अब वो सोच रही है कि शायद वो गलत थी। अगले दिन लंच के टाइम साय अपनी चॉपस्टिक्स भूल जाती है और स्कूल स्टोर की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होती है। वहीं पर वो कामिशिरो की कजन सुबारू को देखती है जो एक लड़के को लाइन तोड़ने पर डांट रही होती है। सुबारू तुरंत साय को पहचान लेती है, कहती है कि वो कोकी की फ्रेंड है, फिर उससे उसका नाम पूछती है। उसके बाद वो साय का हाथ पकड़कर उसे आगे खींच लेती है, कहती है कि कोई फिर से लाइन तोड़ रहा है। साय सोचती है कि सुबारू उसे पहले कभी किसी जैसी नहीं लगी, छोटी सी है पर बहुत फोर्सफुल, और साय से ऐसे बिहेव करती है जैसे वो दोनों पक्के दोस्त हों, जबकि वो एक दूसरे को अभी थोड़ा ही जानते हैं। सुबारू पूछती है कि क्या वो और कोकी मूवी देखने जा रहे हैं और ये भी सोचती है कि क्या कोकी थोड़ा मेच्योर हुआ भी है या नहीं। वो कहती है कि उसे अभी भी कोकी प्री स्कूल या अर्ली एलिमेंट्री स्कूल का छोटा बच्चा ही लगता है। साय को याद आता है कि कामिशिरो ने एक बार कहा था कि बचपन की इंप्रेशंस को ओवरराइड करना कितना मुश्किल होता है। सुबारू बताती है कि वो पहले बहुत टिमिड था और सोचती है कि क्या अब वो अपनी बात रख पाता है। साय को याद आता है कि कामिशिरो ने कहा था कि काश उसके पास भी लायन जैसी हिम्मत होती। सुबारू कहती है कि जब वो लगभग 5 साल का था तो वो बिल्कुल होपलेस रोमांटिक था जो ड्रामेटिक बातें करता था, जैसे उसे एक स्टार कहना। साय को याद आता है कि कामिशिरो ने अपनी क्रश को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि वो सूरज से भी ज्यादा ब्राइट शाइन करती है। साय सोचती है कि वो कंक्लूजन्स पर जंप नहीं करना चाहती, पर सब कुछ इतना परफेक्टली मैच हो रहा है कि लगता है जैसे सब पीसेस एकदम सही जगह फिट हो रहे हैं। सुबारू माफी मांगती है, कहती है कि शायद कोकी ने साय को मूवी पर बिल्कुल वैसे ही बुला लिया जैसे वो एलिमेंट्री स्कूल के टाइम इनोसेंस में करता था। साय जोर देती है कि उसने कभी भी कामिशिरो को चाइल्डिश नहीं समझा। वो सुबारू का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से निकल जाती है। वेंसडे को वो कोकी से मिलती है जो नोटिस करता है कि वो 15 मिनट पहले ही पहुंच गई है। ट्रेन में वो उससे कहता है कि उसका कैजुअल आउटफिट क्यूट लग रहा है, जिससे साय हैरान हो जाती है। जब ट्रेन कर्व लेती है और हिलती है तो उनके चेहरे करीब आ जाते हैं और कामिशिरो तुरंत पीछे हट जाता है,
शर्मिंदा होकर माफी मांगते हुए। थिएटर में साय अपने पीछे दो छोटी लड़कियां नोटिस करती है और झुक जाती है ताकि वो अच्छे से देख सके। कामिशिरो भी उन्हें देख लेता है और वो भी झुक जाता है। मूवी के दौरान वो झटकता है और माफी मांगता है क्योंकि उससे गलती से साय को किक लग गई। साय सोचती है कि यहाँ बैठकर पास पास रहना ही चुपचाप बात करने का एक तरीका है, और ये भी सोचती है कि ट्रेन में कामिशिरो पहले क्यों शर्मा गया था जब अब इतना काम बिहेव कर रहा है। जब वो एक पेनफुल सीन के दौरान कामिशिरो की तरफ देखते हुए थोड़ी झांकती है तो वो पहले से ही उसे देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि उनकी आंखें सच में मिली थी या उसका वहम था। मूवी क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है और दोनों हैरान हो जाते हैं। बाद में कामिशिरो पूछता है कि वो यूजुअली क्या करती है जब फ्रेंड्स के साथ मूवी देखकर निकलती है, और साय बताती है कि वो यूजुअली लंच करती है और थोड़ा घूमती है। कामिशिरो कहता है कि वो भी यही करता है और सजेस्ट करता है कि वो दोनों आज भी ऐसा ही करें, और साय उसके साथ और वक्त बिताने पर खुश हो जाती है। फिर खाते वक्त साय को खाना बहुत टेस्टी लगता है। कामिशिरो उसे एक बाइट ऑफर करता है, ये कहकर कि जो हिस्सा वो दे रहा है उसने उसे टच नहीं किया। एम्बैरेस्ड होकर साय कहती है कि वो क्लीन स्पून से ट्राई करेगी और टेस्ट करती है, सोचती हुई कि शायद दोस्तों के बीच ये नॉर्मल होता है। अचानक उनके जूनियर हाई के क्लासमेट्स आ जाते हैं और कामिशिरो उन्हें बताता है कि वो दोनों साथ में स्पाइडी मैन देखकर आए हैं। उनके जाते ही साय सोचती है कि शायद वो लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कामिशिरो के साथ क्यों है। साय बात करती है कि वो सोडा एलिमेंट्री स्कूल में नहीं पीता था, और कामिशिरो कहता है कि उसने जूनियर हाई में सोडा पीना शुरू किया था। साय पॉइंट आउट करती है कि तब वो लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, और कामिशिरो कहता है कि अगर वो दोनों एक ही क्लास में होते तो जरूर बात करते। वो याद करता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बैनर बनाना कितना मजेदार था। वो पूछता है कि उसे सोडा वाली बात पता कैसे चली, और वो बताती है कि किसी ने बहुत पहले उसके घर पर यह बात मेंशन की थी। कामिशिरो को ये याद नहीं आता, लेकिन उसे साय का घर आना याद होता है। साय सोचती है कि उनके बीच कितनी पुरानी यादें हैं, और कामिशिरो उसे बताता है कि उनकी दोस्ती को 10 साल हो चुके हैं, और ये बात सुनकर साय खुश हो जाती है। खाने के बाद दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं। साय सोचती है कि जूनियर हाई के वो 3 साल जिसमें वो दोनों दूर हो गए थे वो अब पूरे हो गए हैं। तभी दो लड़के उसके पास रास्ता पूछने के लिए आते हैं। कामिशिरो बाहर आता है, उन्हें देखता है और उनके बीच में आ जाता है, ये सोचकर कि वो लड़के साय के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। लड़के तुरंत समझा देते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो फिर साय को डायरेक्शंस देने के लिए थैंक्स कहते हैं और चले जाते हैं। कामिशिरो एम्बैरेस्ड होकर सिचुएशन गलत समझने के लिए सॉरी बोलता है। साय उसे रियश्योर करती है कि उसे अच्छा लगा कि वो उसका ख्याल रखता है, और अंदर ही अंदर सोचती है कि कामिशिरो हमेशा उसे एक लड़की की तरह ट्रीट करता है और उसे ये बात बहुत पसंद है। वो उसे बताती है कि उस पर आज तक किसी ने लाइन नहीं मारी, और कहती है कि कामिशिरो के साथ ऐसा हुआ है। कामिशिरो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर समझाता है कि एक बार उसने किसी को मना किया था क्योंकि उसे पहले से ही कोई और पसंद थी, चाहे उस वक्त वो उस लड़की को ज्यादा जानता भी नहीं था। वो कहता है कि ऐसा बस 1-2 बार ही हुआ है और बिल्कुल वैसा नहीं जैसा वो सोच रही है। वो ये भी मानता है कि वो चाहता है कि साय उसे एक छोटा बच्चा ना समझे बल्कि एक आदमी के रूप में देखे। साय उसके एक्सप्रेशन और बातों के बारे में गहरा सोचती है क्योंकि वो कामिशिरो को पसंद करती है। वो सोचती है कि चाहे वो चमकदार सितारा नहीं है जिसे कामिशिरो दूर से एडमायर करता है, पर हो सकता है कि अब भी वो उसे देख रहा हो, और ये सोचकर उसे बहुत अच्छा लगता है। जब कामिशिरो सबवे की तरफ जा रहा होता है, साय उसके करीब जाकर कहती है कि उसे बहुत मजा आया और वो फिर से ऐसा करना चाहती है। कामिशिरो मुस्कुराकर कहता है उन्हें सीक्वल भी तो देखना है। साय सोचती है कि उसने कामिशिरो को बता दिया कि उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता है और वो उसे कूल समझती है, लेकिन एक बात अभी तक नहीं बोल पाई कि वो उसे पसंद करती है। अगले दिन सुई कहती है कि स्कूल फेस्टिवल के दौरान लोग अक्सर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, और वो आफ्टर फेस्टिवल पार्टी के कैंप फायर का जिक्र करती है। वो समझाती है कि फोक डांस 10 साल पहले एक स्टूडेंट रेबेलियन के बाद कैंसिल हो गया था, और अब स्टूडेंट्स बस अपनी पसंद का गाना रिक्वेस्ट करके फ्री स्टाइल डांस करते हैं। अक्सर तभी कन्फेशंस होते हैं जब किसी का रिक्वेस्टेड गाना बजना शुरू होता है। सुई फिर साय को एनकरेज करती है कि वो भी ट्राई करे, और साय डिसाइड करती है कि वो एक बार कोशिश करेगी और कन्फेस करेगी। सुई सोचती है कि उसने साय को ज्यादा पुश कर दिया, पर साय मानती है कि कामिशिरो
कभी समझ ही नहीं पाएगा जब तक वो खुद बोलकर ना बताए। तभी कामिशिरो आता है और रेस में साई के रिजल्ट पर कमेंट करता है। कंफ्यूज होता है कि वो सेकंड आई या थर्ड, और उसे टीज करता है कि वो जूनियर हाई के बाद कितनी तेज हो गई है, और फिर चला जाता है। साई अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि सिर्फ कन्फेस करने का सोच कर ही वो बहुत नर्वस हो गई थी। सुई उसे याद दिलाती है कि वो लोग अभी उस स्टेज पर नहीं है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। साई कहती है कि वो ठीक है, वो अभी भी सोच रही है कि क्या बोले, पर वो फाइनली सब कुछ बता देना चाहती है जो वो इतने टाइम से अपने अंदर रखती आ रही है। बाद में क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि अगले महीने के मिड टर्म एग्जाम्स के बाद स्कूल फेस्टिवल शुरू होगा। क्लास को कमेटी मेंबर्स चूज करने हैं, एक लड़का और एक लड़की। सुई साई को धीरे से कहती है कि ये उसका चांस है और सजेस्ट करती है कि वो कामिशिरो का नाम देगी ताकि साई उसके साथ काम करके और करीब आ सके। टीचर को लगता है कि साई वॉलंटियर कर रही है और कहते हैं कि लड़का वो होना चाहिए जो साई के क्लोज हो, और वो योता का नाम लेते हैं। साई सोचती है क्या वो लोग वाकई क्लोज हैं। यूशिन तुरंत अपोज करता है और कहता है कि उसे चूज करना चाहिए, और साई फिर सोचती है क्या वो दोनों क्लोज हैं। कामिशिरो बीच में आता है और टीचर से कहता है कि साई पर सब जिम्मेदारी मत डालिए क्योंकि उसकी क्लब प्रैक्टिस भी होती है। वो कहता है कि यूशिन सही चॉइस लगता है। फिर मियो वॉलंटियर करती है क्योंकि वो किसी क्लब में नहीं है, और टीचर कमेटी मेंबर्स यूशिन और मियो को कंफर्म कर देते हैं। योता धीरे से साई से पूछता है क्या वो रिलीव्ड फील कर रही है, और वो मानती है कि वो वैसे भी ये रोल नहीं चाहती थी। योता कहता है कि वो भी सेम फील करता है, पर अगर उसके साथ करना पड़ता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो आफ्टर पार्टी के बारे में सोचता है और पूछता है क्या साई को कुछ पता है। साई को याद आता है कि यूजुअली कन्फेशंस तब होते हैं, पर वो बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। योता नोटिस करता है कि वो कुछ छुपा रही है। बाद में स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं जब सुबारू, जो स्टूडेंट काउंसिल के द्वारा कमेटी चेयर इलेक्ट होती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो पूरे फेस्टिवल को सुपरवाइज करेगी। वो फर्स्ट ईयर्स को एनकरेज करती है कि अगर उन्हें किसी चीज का डाउट हो तो वो उसके पास आए। वो अनाउंस करती है कि कैंप फायर सॉन्ग्स के लिए रिक्वेस्ट बॉक्स रेडी है, और कैजुअली मेंशन करती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है। साई को लगता है कि सुबारू कितनी डैजलिंग है, पर वो खुद को रियश्योर करती है कि सुबारू कामिशिरो को एक बच्चे की तरह देखती है। वो अपने मन में कामिशिरो से माफी मांगती है क्योंकि उसे ये जानकर रिलीफ महसूस होता है कि सुबारू को कामिशिरो में इंटरेस्ट नहीं है, और वो खुशी के लिए भी सॉरी फील करती है। बाद में क्लास में यूशिन प्राउडली डिक्लेयर करता है कि उनकी क्लास ग्रेड चैंपियन से भरी हुई है और सब पर अपना भरोसा जताता है। मियो अनाउंस करती है कि फर्स्ट ईयर्स क्लासरूम एग्जिबिट्स हैंडल करेंगे और वो थीम डिसाइड करने से शुरू करना चाहती है। सुई साई से विस्पर करके कहती है कि दोनों बिल्कुल आउट ऑफ सिंक हैं और उसे ये बहुत फनी लगता है। योता मेंशन करता है कि टीचर्स ग्रैंड प्राइज जज करते हैं। मियो बताती है कि उसने प्रीवियस एग्जिबिट से रिसर्च किए हैं और सबको नेक्स्ट मीटिंग से पहले अच्छे से सोचने को कहती है। मीटिंग के बाद जब साई प्रैक्टिस के लिए निकलती है उसका पेट ग्रोल करता है, पर योता एडमिट करता है कि वो उसका था। साई को याद आता है कि योता का लंच हमेशा छोटा होता है। योता एक्सप्लेन करता है कि मंथ के एंड में वो ब्रोक होता है। साई अपने 2 ब्रेड्स में से एक उसे ऑफर करती है और कहती है कि जो चाहे वो ले लो। योता उसका थैंक्स करता है और कहता है कि घर से पैसे आते ही वो उसे पैसे वापस देगा, पर साई इसे इग्नोर कर देती है कहते हुए कि ये बस लेफ्ट ओवर्स हैं। कामिशिरो पूछता है कि क्या चल रहा है और योता को एक जेली ड्रिंक ऑफर करता है। योता ब्रेड चूज करता है और साई क्वाइटली सोचती है कि योता को ब्रेड पसंद है। कामिशिरो कहता है कि योता एक ब्रेड पर्सन लग रहा है और एडमिट करता है कि जेली थोड़ी ल्यूक वार्म है। साई अपने मन में सोचती है कि कामिशिरो कितना काइंड है। प्रैक्टिस के लिए जाते वक्त साई योता की डेस्क से टकरा जाती है। योता पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। वो कहती है कि वो ठीक है और निकल जाती है। उसके जाने के बाद कामिशिरो योता से डॉम में रहने के बारे में पूछता है। बताता है कि साई ने उसे बताया था और शायद इसी वजह से योता थोड़ा मेच्योर लगता है। योता कहता है कि शिफ्ट होने के बाद वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ। योता पूछता है कि क्या वो और इवाता फ्रेंड्स हैं और क्या ये ठीक है कि वो उसे फिर से शोगी खेलने के लिए इनवाइट करे जैसे पहले किया था। जब कामिशिरो पूछता है कि अगर वो मना करे तो क्या योता उसे इनवाइट करना बंद कर देगा, योता रिप्लाई करता है कि वो फिर भी इनवाइट करेगा क्योंकि ये कामिशिरो का मैटर नहीं है, और कामिशिरो को वो कंफ्यूजिंग लगता है। बाद में साई सुबारू की पेंटिंग के साथ किसी को छेड़छाड़ करके भागते हुए देखती है। वो पेंटिंग चेक करती है, तभी सुबारू वहां आ जाती है। साई को चिंता होती है कि लगता होगा जैसे उसने डैमेज किया हो, लेकिन सुबारू पूछती है कि साई ने देखा किसने किया क्योंकि उसके काफी दुश्मन है। कामिशिरो आकर पूछता है क्या हुआ। सुबारू सब समझाती है और कामिशिरो पूरे यकीन से कहता है कि साई जिम्मेदार नहीं है। सुबारू भी
भी एग्री करती है, कहती है कि उसे पता है साय ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। वो बात को हल्का करके कहती है कि कुछ लोग बस ऐसी ही हरकतें करते हैं। जब साय कमेंट करती है कि पेंटिंग बहुत सुंदर थी, सुबारू उसे स्वीट बोलती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है। साय रियलाइज करती है कि चाहे सुबारू कामिशिरो को बच्चे की तरह ट्रीट करती हो, पर वो बुरी इंसान नहीं है। साय सुबारू से पिछले दिन रूड लगने के लिए माफी मांगती है। सुबारू कहती है कि उसने ऐसा फील नहीं किया और उसे थैंक्स करती है। वो कहती है कि उसने साय की बातों के बारे में सोचा है और हो सकता है साय सही हो। फिर सुबारू कामिशिरो को एक बैग पकड़ने को कहती है क्योंकि उसे स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाना होता है। कामिशिरो एग्री कर लेता है। सुबारू कहती है कि वो अब डेफिनेटली बच्चा नहीं रहा और दोनों कजन्स साथ चलने लगते हैं। साय दौड़ कर आती है, बैग पकड़ लेती है और इंसिस्ट करती है कि वो हेल्प करेगी, पर गलती से बैग फट जाता है। वो जल्दी से अंदर के फूल उठा लेती है और माफी मांगती रहती है। सुबारू मजाक में पूछती है क्या साय सीक्रेटली थोड़ी सी क्लमजी है। कामिशिरो साय का बचाव करता है, कहता है कि वो बस हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। सुबारू हंसी में बोलती है कि वो बस टीज कर रही थी। बाद में स्टूडेंट काउंसिल रूम में सुबारू प्यार से एक फूल साय के बालों के पास लगा देती है और कामिशिरो का ध्यान इस बात पर खींचती है कि साय कितनी क्यूट लग रही है। कामिशिरो एग्री करता है और साय चुपचाप देखती है कि सुबारू कामिशिरो से कितनी कैजुअली बात करती है और बिना हिचकिचाहट उसे टच भी करती है, जबकि साय को उसके पास खड़े होने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स सुबारू के पास फेस्टिवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। कामिशिरो साय से कहता है कि चलो हमें निकलना चाहिए, पर साय डैमेज पेंटिंग की वजह से रुक जाती है। सुबारू उसे रियोश्योर करती है कि वो उसे छोड़ सकती है और वो बाद में सब हैंडल करेगी। इसके बाद साय कामिशिरो से पूछती है कि क्या सुबारू को बुरा लगेगा अगर वो पेंटिंग को साफ करे। कामिशिरो सजेस्ट करता है कि वो ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्क्स निकलते हैं या नहीं, और साय को कहता है कि अगर सुबारू कुछ कहे तो उसकी गलती मान लेना क्योंकि वो हमेशा उस पर चिल्लाती है। जब दोनों ध्यान से पेंटिंग साफ कर रहे होते हैं, कामिशिरो कहता है कि आफ्टर पार्टी में उसे कौन सा गाना रिक्वेस्ट करना चाहिए। साय चुपचाप समझ जाती है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये इवेंट बेसिकली कन्फेशंस के लिए होता है। बाद में क्लास में यूशिन अनाउंस करता है कि सर्वे के रिजल्ट्स आ गए हैं और उनके एग्जिबिट का थीम स्पेस होगा। स्टूडेंट्स आइडियाज देने लगते हैं जबकि मियो सब कुछ अकेली लिख रही होती है। साय और सुई मदद करने का ऑफर करते हैं और मियो उन्हें शुक्रिया कहती है। थोड़ी देर बाद हॉलवे में सुई जल्दी से साय और मियो के पास आती है और बताती है कि यूशिन अचानक उसके साथ अजीब बिहेव करने लगा। उसने कहा कि उसे आफ्टर पार्टी में कुछ कहना है और फिर बस उसकी तरफ घूरता रहा। मियो पूछती है कि उसने क्या किया और सुई एडमिट करती है कि वो घबरा गई, सीधा नो बोल दिया और भाग गई। तभी योता और कामिशिरो उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और कामिशिरो पूछता है कि क्या उन्हें पता है यूशिन कहाँ गया, क्योंकि वो बाइक पर तेज स्पीड से निकल गया। मियो इरिटेट हो जाती है कि यूशिन सारा काम उस पर छोड़कर चला गया। कामिशिरो मेंशन करता है कि सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और पूछता है कि आफ्टर पार्टी होती किस लिए है। सुई एक्सप्लेन करती है कि फील्ड पर म्यूजिक बजता है, फायरवर्क्स चलाए जाते हैं और अफवाह है कि ये इवेंट अक्सर कन्फेशंस तक ले जाता है। साय रियलाइज करती है कि अब कामिशिरो को पता चल गया कि आफ्टर पार्टी का असली मतलब क्या है। मियो किसी को यूशिन को ढूंढने के लिए बोलती है, कहकर कि वो खुद नहीं जा सकती क्योंकि दोनों क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ गायब नहीं हो सकते। साय वॉलंटियर करती है लेकिन योता सजेस्ट करता है कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यूशिन शायद उस पर फिदा हो जाए। कामिशिरो डिसाइड करता है कि वो जाएगा और कहता है कि वो यूशिन को बाइक पर ढूंढेगा। मियो गेस करती है कि यूशिन शायद रिवर बैंक पर होगा क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से एक परफेक्ट जगह लगती है और कामिशिरो तुरंत निकल पड़ता है। इसके बाद सुई सोचती है कि क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है, पर मियो उसे रियोश्योर करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। सुई फिर भी वरी करती है कि उसने शायद ज्यादा हार्श रिस्पॉन्ड कर दिया, पर मियो समझाती है कि रिजेक्शन रिजेक्शन होता है, चाहे वो जेंटली कहा जाए या हार्शली। साय सोचती है कि रिजेक्शन शब्द कितना डरावना लगता है। तभी योता आता है और कहता है कि कामिशिरो ने नदी के किनारे यूशिन को ढूंढ लिया है और उसे लाने से पहले उससे बात करना चाहता है। साय जाने का फैसला करती है और सुई से पूछती है कि क्या वो साथ चलेगी। सुई हाँ कहती है क्योंकि वो उसे ठीक से मना करना चाहती है। साथ साथ साइकिल चलाते हुए साय सोचती है कि रिजेक्ट होना कितना दर्दनाक होता होगा। उसे कभी कामिशिरो ने रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि उसने कभी उसे कन्फेस ही नहीं किया। दोनों फिर चुपचाप कामिशिरो और यूशिन को बात करते हुए देखते हैं। यूशिन मानता है कि कामिशिरो को कुछ चिंता नहीं होनी चाहिए और अगर वो रिजेक्ट भी हो जाए तो भी कूल ही लगता है। उसका मानना है कि अगर कामिशिरो कन्फेस करता तो सुई हाँ बोल देती। वो कहता है कि देखने में अच्छा होना और पैसे ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं।
हैं। कामिशिरो इरिटेट होकर कहता है कि उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं और यूशिन को ऐसी बेसोची समझी बातें नहीं करनी चाहिए। वो पॉइंट आउट करता है कि यूशिन हमेशा सिर्फ अपीयरेंस पर ध्यान देता है, इसलिए उसे लगता है कि सब लोग भी वैसे ही सोचते हैं। यूशिन अपनी बात पर टिका रहता है, लेकिन कामिशिरो कहता है कि इससे ज्यादा भी कुछ होता है, क्योंकि उसके लिए किसी के प्यार में गिरना सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं होता। वो ये भी बताता है कि सुई साय और मियो के साथ स्कूल फेस्टिवल के लिए बहुत मेहनत कर रही है और जो सीरियस नहीं है वो उसके लिए रेस से बाहर है। यूशिन कहता है कि वो भी सीरियस है, लेकिन कामिशिरो मानता है नहीं, कहता है कि वो ऐसे एक्ट नहीं कर रहा, चाहे उसे पता हो या ना हो। कामिशिरो फिर कहता है कि यूशिन को अपना हिस्सा पूरा करना चाहिए क्योंकि उसे चुना गया है। ये सुनकर साय सोचती है कि वो कुछ ज्यादा क्या है, वो क्या चीज है जो कामिशिरो को किसी के प्यार में गिरने पर मजबूर करती है। अचानक सुई एक कीड़े को देखकर चीख देती है और यूशिन को लगता है कि हिसुई उसकी चिंता में उसे ढूंढने के लिए आई है। वो माफी मांगता है उसे परेशान करने के लिए और प्रॉमिस करता है कि स्कूल फेस्टिवल के लिए अपना 100% देगा। वापस आते हुए यूशिन साय को थैंक्स बोलता है, कहता है कि वो हमेशा उसकी मदद करती है। वो मानता है कि वो घबरा गया था क्योंकि क्लास के लड़के कह रहे थे कि सुई क्यूट है और उसे डर लग रहा था कि कोई और उसे छीन ना ले। साय महसूस करती है कि वो दोनों लगभग एक जैसी सिचुएशन में है, बिल्कुल सेम नहीं पर इमोशंस काफी सिमिलर हैं। उसे पता है कि जिस लड़की को यूशिन पसंद करता है उससे रिजेक्शन सुनना उसके लिए बहुत दर्दनाक होगा। वो कहती है कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई और ये चीज वाकई काबिले तारीफ है। उसी पल कामिशिरो दौड़ते हुए आता है और अपनी कोहनी से यूशिन को मारता है। वो साय को वार्निंग देता है कि वो उसके साथ इतना ज्यादा दयालु ना हो जब वो इमोशनली कमजोर होता है। साय चुपचाप सोचती है कि अगर वो कभी कामिशिरो को अपनी फीलिंग्स बताती तो क्या वो भी ऐसे ही उसकी तरफ दौड़ते हुए आता। फिर अचानक मियो अपनी साइकिल पर फुल स्पीड में आ जाती है, यूशिन पर बहुत गुस्सा होते हुए। कामिशिरो यूशिन को तुरंत माफी मांगने के लिए कहता है और यूशिन साय से मदद के लिए पुकारता है और साय मन ही मन सोचती है कि अगर कामिशिरो कभी कमजोर महसूस करता है तो वो उसे अपनी हर एक काइंडनेस दे देगी। अगली शाम स्कूल में एक लड़की कामिशिरो के पास आती है। उसी वक्त सुबारू हॉलवे से गुजर रही होती है और खिड़की से कामिशिरो को उस लड़की के साथ देख लेती है। कुछ देर बाद कामिशिरो उस लड़की की रिक्वेस्ट को मना कर देता है। फिर सुबारू कामिशिरो को आवाज लगाती है, पूछती है कि क्या उस लड़की ने अभी उससे कन्फेस किया। कामिशिरो कहता है नहीं। सुबारू फिर आफ्टर पार्टी के बारे में पूछती है और कामिशिरो उसे बताता है कि वो नहीं जा रहा। बाद में साय एक कागज पर स्टेलर डेज के गाने को लिखकर आफ्टर पार्टी रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल देती है। बाद में यूशिन क्लास में फिर से शान मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसने सुई से सिर्फ स्कूल फेस्टिवल के बारे में बात की थी और कुछ नहीं। फेस्टिवल पास आ रहा है और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो वो दावा करता है कि उसके पास क्रश वश जैसी चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सुनते ही सुई साय और कागावा से कहती है कि यूशिन फिर से कहानी बदल रहा है। कागावा कमेंट करती है कि ये उसका ईगो बोल रहा है। सुई इसे पेटी बोलती है और पूछती है कि इसका मतलब उसके खुद के ईगो का क्या होगा। कागावा कहती है कि उसे समुराई की तरह दया दिखानी चाहिए, लेकिन सुई शिकायत करती है कि ऐसा करने से उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तभी कुछ लड़कियां साय से एक हेवी बॉक्स उठाने के लिए कहती हैं। साय उसे आसानी से उठा लेती है। फिर लड़कियां मजाक मजाक में और चीजें उसके ऊपर रखने लगती हैं ताकि देख सके कि वो कितना वेट संभाल सकती है। कागावा उन्हें रुकने को कहती है, बोलती है कि वो साय को एक टॉय की तरह ट्रीट ना करें, लेकिन साय उसे अश्योर करती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सारी चीजें उठा सकती है। तभी उसकी नजर कामिशिरो से मिलती है। कामिशिरो आगे बढ़कर कहता है कि वो लोड ले लेगा और लड़कियां ये काम उसके और बाकी लोगों पर छोड़ दें। वो ये भी कहता है कि स्ट्रॉन्ग लोगों का आसपास होना काफी मददगार होता है। अगले दिन सुबारू 2 बॉक्सेस पकड़े हुए साय को ग्रीट करती है। साय पूछती है क्या ये बॉक्सेस हेवी हैं, तो सुबारू मानती है कि हाँ, लेकिन कहती है कि वो हैंडल कर सकती है क्योंकि वो दिखने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी 2 लड़कियां सुबारू के पास आती हैं और बताती हैं कि उन्हें उसका कॉस्ट्यूम मेजर करना है क्योंकि वो लीड है। साय चुपचाप देखते हुए समझ जाती है कि सुबारू ही डेजिग्नेटेड लीड है। वो कॉस्ट्यूम का फैब्रिक एडमायर करती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है, सोचते हुए कि अगर सुबारू सच में कामिशिरो को परस्यू करे तो उसका कोई चांस ही नहीं बचेगा। फिर भी वो ये जरूर चाहती है कि कामिशिरो को पता हो कि वो हमेशा से उसी को पसंद करती आई है। बाद में क्लास में सुई अपना फोन दिखाती है जिसमें उसे 4 इनविटेशंस मिले होते हैं। साय कहती है कि उसे अभी तक कोई इनविटेशन नहीं मिला। कगावा भी कहती है कि उसे भी नहीं मिला। सुई मानती है कि
इससे उसे लगता है कि शायद वो अचानक पॉपुलर हो गई है। कगावा कहती है कि हो सकता है। साई सुई से कहती है कि ये कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि वो क्यूट है। सुई साई से कहती है कि वो भी क्यूट है और साई शर्मा कर उसका शुक्रिया करती है। फिर सुई कहती है कि ऐसे मोमेंट्स उसे वो बोलने पर मजबूर कर देते हैं, वो भी तारीफ वाले अंदाज में। और वो कहती है कि स्कूल फेस्टिवल का मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है। वो साई को इनकरेज करती है कि वो कामिशिरो से बात करे क्योंकि वो अभी अकेला है। साई खड़ी हो जाती है सहमत होते हुए, लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचकर वापस मुड़ जाती है। सुई उसे डांटते हुए कहती है कि वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे हाइबरनेशन से जागा हुआ भालू, और पूछती है कि वो वापस क्यों आ गई। साई कहती है कि उसे लगा अचानक उसके पास जाना थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। सुई कहती है कि आधे रास्ते से वापस मुड़ना और भी ज्यादा ऑकवर्ड होता है। बाद में स्पटरिंग करते हुए साई खुद से घबराते हुए बोलती है कि वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन सोचती है कि क्लासमेट्स होते हुए भी उससे बात करना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। तभी कामिशिरो उसके पास आता है और कहता है कि वो भी ट्राई करना चाहता है। फिर कामिशिरो उस फॉस्फोरेसेंट पेंट के बारे में कमेंट करता है जो वो लोग स्टारी इफेक्ट बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं, और कहता है कि उसे उम्मीद है कि ये अच्छा निकलेगा। साई भी सहमति में सिर हिलाती है। उसी वक्त सुई उन्हें बुलाकर उनकी फोटो क्लिक करती है, बताते हुए कि कागावा ने उसे फेस्टिवल की प्रिपरेशंस रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। थोड़ी देर बाद एक लड़का कहता है कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस खत्म हो गए हैं। कामिशिरो कहता है कि वो किसी और क्लास से और बॉक्सेस ले आएगा। साई सोचती है कि अभी तक वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाई। फिर एक लड़की साई से कहती है कि वो तब तक इस चीज को पकड़ कर रखे जब तक ग्लू ड्राई ना हो जाए। साई मान जाती है और सुई से हेल्प मांगती है, लेकिन सुई बस पिक्चर्स लेती है और वहां से चली जाती है। तभी आयुकावा आगे बढ़कर हेल्प करता है, पूछता है कि क्या बस ग्लू ड्राई होने तक इसे पकड़ना है। साई कंफर्म करती है और अपने मन में उसे अपना लाइफ सेवर बुलाती है। आयुकावा कहता है कि जब वो लोग सेंटर पीस बना रहे थे तब उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो क्या चीज होने वाली है, और अब जब वो लगभग तैयार हो चुकी है तब भी उसे समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर साई मुस्कुराती है और मानती है कि वो भी बिल्कुल क्लूलेस है। एक लड़का आवाज लगाता है कि उसे और डक्ट टेप चाहिए और पूछता है कि क्या किसी के पास बाइक है जो वो बोरो कर सके। ये सुनकर आयुकावा समझाता है कि उसका होम टाउन पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ की रोड्स पेव्ड भी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई बाइक नहीं चलाता। इसी वजह से उसने कभी साइकिल चलाना सीखा ही नहीं। साई कहती है कि पहाड़ों में रहना बहुत फन लगता है और क्योंकि वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करती इसलिए एक दिन वो वहाँ जरूर जाना चाहेगी। आयुकावा सजेस्ट करता है कि वो नेक्स्ट समर ब्रेक में वहाँ आए। हालांकि वो क्लैरिफाई करता है कि वो एक टाउन है, सिटी नहीं। साई सोचती है कि उसने कितने कैजुअली उसे इनवाइट कर दिया और अंदाजा लगाती है कि शायद उसके होम टाउन में ये सब नॉर्मल होता होगा। अचानक से ग्लू छूट जाता है। साई पेपर वापस लगाने की कोशिश करती है और उनके हाथ गलती से एक दूसरे को छू लेते हैं। आयुकावा तुरंत माफी मांगता है पर साई कहती है कि कोई बात नहीं। फिर आयुकावा खुद पेपर पकड़ने का ऑफर करता है। साई चुपचाप सोचती है कि लोगों के हाथ कितने अलग होते हैं और उसे याद आता है कि आयुकावा शोगी के पीसेस कितने कूल तरह से मूव कर रहा था। कामिशिरो तब वहां आता है और पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आयुकावा समझाता है कि वो लोग ग्लू सूखने का वेट कर रहे हैं। कामिशिरो सजेस्ट करता है कि इसे बांध देना चाहिए और क्लास से पूछता है कि क्या किसी के पास रस्सी या स्ट्रिंग है। एक लड़का उसे स्ट्रिंग दे देता है और वो उसे अच्छे से बांध देता है। उसके तुरंत बाद एक और लड़की कामिशिरो से मदद मांगती है और वो उसकी मदद करने चला जाता है। साई फिर से सोचती है कि फेस्टिवल उसके लिए एक परफेक्ट चांस होना चाहिए था कामिशिरो से बात करने का, फिर भी वो अब तक उससे बात नहीं कर पाई। बाद में कगावा अनाउंस करती है कि अब रॉक पेपर सीजर्स शोडाउन का टाइम है। वो कहती है कि उसे जीतना ही पड़ेगा ब्लैकआउट कर्टन्स बोरो करने के लिए, इसलिए वो अपनी क्लास का चैंपियन लेकर आना चाहती है। फाइनल मैच आयुकावा और कामिशिरो के बीच होता है और आयुकावा जीत जाता है। कामिशिरो कमेंट करता है कि आयुकावा कितना स्किलफुल है। साई ये सब देखकर सोचती है कि कामिशिरो का हारना एक्चुअली काफी क्यूट लगा। फिर कागावा आयुकावा को लेकर एक और क्लास के अगेंस्ट कम्पीट करने जाती है और वो दोनों जीत कर वापस आते हैं। साई सोचती है कि आयुकावा सच में अमेजिंग है, लेकिन वो अचानक गिर जाता है क्योंकि जो चीजें वो उठा रहा होता है उनका वेट ज्यादा होता है। साई तुरंत उसे संभालने के लिए भागती है। फिर वो माफी मांगती है, कहती है कि वो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। आयुकावा भी माफी मांगता है कि वो उसके ऊपर गिर गया। साई कहती है कि कोई बात नहीं और उसे रियोश्योर करती है कि वो दिखने से ज्यादा स्ट्रांग है। शाम को सुई साई से कहती है कि फेस्टिवल की प्रिपरेशंस के दौरान उसने कामिशिरो के साथ ज्यादा काम नहीं किया, जबकि वो आयुकावा के साथ काफी वक्त से
काम कर रही थी। साय समझाती है कि कामिशिरो क्लास में बहुत कम होता है और जब होता भी है तो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहता है। सुई उसे वार्न करती है कि अगर वो ऐसे ही हेजिटेट करती रही तो फेस्टिवल खत्म हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। वो साय को याद दिलाती है कि हो सकता है अगले साल वो दोनों एक ही क्लास में ना हो और कोई और लड़की पहले ही उसे अप्रोच कर ले और पहला स्कूल फेस्टिवल सिर्फ एक बार होता है। कगावा भी ऐड करती है कि साय को उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन साय कामिशिरो की तरफ दौड़ती हुई आती है जब वो कचरा फेंकने जा रहा होता है। वो मदद करने का ऑफर देती है लेकिन कामिशिरो कहता है कि ठीक है, वो खुद कर सकता है। साय समझाने की कोशिश करती है कि तैयारियों के दौरान उनकी ज्यादा बात नहीं हुई और क्योंकि दोनों एक ही क्लास में आ गए हैं वो चाहती थी कि मदद करते वक्त थोड़ी बात हो जाए। कामिशिरो जवाब देता है कि वो एक्चुअली उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लोग हमेशा उसे हेवी टास्क करने को कहते हैं। वो कहता है कि अब वो उससे ज्यादा उठा सकता है इसलिए वो ये सब हैंडल कर लेगा। फिर वो एंट्रेंस पर उनकी रिसेप्शन ड्यूटी की बात करता है जो उन्हें 30 मिनट की शिफ्ट में करनी होती है। वो पूछता है कि क्या साय को लगता है कि कागावा उन्हें एक साथ शिफ्ट लेने देगी। साय तुरंत कहती है कि वो उससे पूछेगी क्योंकि वो भी चाहती है कि दोनों साथ ड्यूटी करें। अंदर ही अंदर साय सोचती है कि वो गाना ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुकी है जिसके बारे में दोनों ने बात की थी और सोचती है कि क्या वो आफ्टर पार्टी में बजाया जाएगा। बाद में साय कागावा के पास जाकर उस बारे में पूछती है। कागावा कहती है कि सब उस पर छोड़ दो क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव होना मुश्किल होता है और उसे कम से कम एक छोटा सा बेनिफिट मिलना चाहिए। जब साय पूछती है कि ये बेनिफिट उसके लिए है या कागावा के लिए तो कागावा कहती है कि अगर साय को फायदा होता है तो उसे भी होता है क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। सुई उसे छेड़ती है, कहती है कि कागावा अब मेडलिंग क्लब में शामिल हो गई है। कागावा उसे इग्नोर कर कर ऐड करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो दोनों उसे मियो बुलाएं। ये सुनकर साय और सुई दोनों खुशी से चमक उठते हैं। फेस्टिवल के एक दिन पहले साय लॉकर्स के सामने खड़ी होती है सोचती हुई कि उसे कामिशिरो से पूरे 30 मिनट तक किस बारे में बात करनी चाहिए। तभी कामिशिरो आता है, उसे ग्रेट करता है और साय एक्साइटेड होकर बताती है कि कागावा ने उन्हें साथ में शिफ्ट करने की परमिशन दे दी है और कामिशिरो ये सुनकर सचमुच खुश हो जाता है। उसी वक्त आयुकावा भी आता है, दोनों को ग्रेट करता है और आगे चल देता है। कामिशिरो कहता है कि आयुकावा हमेशा कितना काम रहता है और सोचता है कि क्या वो कभी हंसता भी है। साय कहती है कि वो उसे हंसते हुए देख चुकी है। जब कामिशिरो पूछता है कब तो साय याद करती है जब वो लोग आर्म साइज कंपेयर कर रहे थे, जब दोनों मिलकर सेंटर पीस पकड़ रहे थे और जब वो स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे। और साय मन ही मन ये सोचती है कि क्या आयुकावा उसके साथ हंस रहा था या फिर उस पर। आयुकावा बाद में कामिशिरो से पूछता है कि क्या वो जानता है साय को क्या पसंद है। कामिशिरो कहता है उसे खाना पसंद है तो आयुकावा पूछता है कौन सा खाना पसंद है। कामिशिरो मिल्क का जिक्र करता है और बताने लगता है कि वो दोनों प्राइमरी स्कूल में साथ बैठते थे लेकिन आयुकावा उसकी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है। वो सीधा साय के पास जाता है और उसे कहता है कि अपना हाथ आगे करे। फिर वो उसके हाथ में कुछ मिल्क कैंडीज रख देता है, कहता है कि उसने सुना है कि उसे मिल्क पसंद है। साय पूछती है कि उसने ये कहाँ से सुना तो वो सीधा कहता है कामिशिरो से। साय दिल में समझ जाती है कि वो मिल्क नहीं है जिसे वो पसंद करती है और सोचती है कि उसे जल्दी कन्फेस करना पड़ेगा। फिर भी वो आयुकावा का शुक्रिया करती है, कहती है कि वो भूखी थी और ये कैंडीज उसके काम आ जाएंगी। सुई अचानक दौड़ते हुए आती है और कहती है कि तुरंत क्लासरूम वापस चलो क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गई है। जब सब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पेंट वैसे ग्लो नहीं कर रहा जैसे उन्होंने सोचा था। आयुकावा सजेस्ट करता है कि कार्डबोर्ड में होल्स कर दो और बाहर की लाइट को अंदर आने दो। कागावा एग्री करती है कि ये आइडिया काम कर सकता है। सारे बाइक कम्यूटर्स तुरंत सुपरमार्केट्स की तरफ भाग जाते हैं ताकि जितने हो सके उतने कार्डबोर्ड्स ला सके। बाद में जब बाकी लोग डेकोरेशंस पर काम कर रहे होते हैं आयुकावा सुन लेता है कि साय कार्डबोर्ड ढूंढने के लिए अराई वार्ड के एक होम इम्प्रूवमेंट स्टोर गई है और उसे पता चलता है कि वो एरिया थोड़ा रफ हो सकता है। बाद में साय कार्डबोर्ड जमा करती है और जब वो अपनी बाइक के पास वापस आती है तो उसे आयुकावा पास ही अपनी बाइक के साथ दिखता है, चोटों से भरा हुआ। जब साय पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया तो आयुकावा कहता है कि उसे लगा कि वो भी मदद कर सकता है। जब साय बाइक के बारे में पूछती है तो वो मानता है कि उसने बस सोचा कि एक बार बाइक चलाने की कोशिश करे। थोड़ी देर बाद कामिशिरो बहुत सारे कार्डबोर्ड्स लेकर वापस आता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे साय दिखाई देती है जो खुशी खुशी आयुकावा के साथ आ रही होती है। यूशिन भी ये देख लेता है और मजाक में कहता है कि पिछले दिन ब्लैकआउट कर्टन्स के साथ टाइम बिताने के बाद शायद दोनों फेस्टिवल के दौरान ही
डेटिंग शुरू कर देंगे। कामिशिरो उसे बीच में ही रोक देता है, कहता है कि ये र्यूमर्स बंद करे। यूशिन कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और पूछता है कि कामिशिरो इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। एक और क्लासमेट कहता है कि शायद कामिशिरो ने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा हुआ है। फिर वो लोग होल पंच्ड कार्डबोर्ड पीसेस को लगाकर फिनिश कर लेते हैं और पूरा रूम एक तरह का सितारों से भरा आसमान लगने लगता है। सुई कहती है कि उसने सारी फोटोज शेड एल्बम में अपलोड कर दी हैं और वो चुपके से साई और कामिशिरो वाली पिक्चर सिर्फ साई को भेज देती है। इसी बीच कामिशिरो आयुकावा को एक फोटो दिखाता है जिसमें साई सेंटर पीस के पास मुस्कुराते हुए खड़ी होती है और आयुकावा का एक्सप्रेशन हल्का सा नर्म हो जाता है, कुछ ऐसा जो कामिशिरो तुरंत नोटिस कर लेता है। बाद में कामिशिरो कचरा फेंकने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि सुबारू एक बॉक्स से गिरी हुई चीजें उठा रही है। वो उसकी मदद करता है और कहता है कि वो थोड़ी सी फीकी सी लग रही है। सुबारू कहती है कि वो बस फेयर स्किन्ड है। फिर वो पूछती है कि आज वो साई के साथ क्यों नहीं है। कहती है कि दोनों इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। कामिशिरो उदास चेहरे के साथ कहता है कि साई किसी को पसंद करती है। सुबारू पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वो लड़का वो नहीं है और कहती है कि उसे तो सच में लगा कि साई को कोकी ही पसंद है। कामिशिरो जोर देता है कि साई सबके साथ वैसे ही बिहेव करती है। जब सुबारू पूछती है कि साई किसको पसंद करती है तो वो कहता है कि वो उससे ये पूछ नहीं सकता। सुबारू इरिटेट हो जाती है और कहती है कि जब वो छोटा था तब ज्यादा कूल था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जो सुबारू को आर्ट रूम में बुलाती है। वो बॉक्स उठाकर दौड़ पड़ती है, लेकिन रास्ते में लड़खड़ा जाती है और कामिशिरो उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे उठाकर आर्ट रूम की तरफ ले जाता है, जबकि सारे स्टूडेंट्स उन दोनों को देख रहे होते हैं। साई ये सब देखकर सोचती है कि स्कूल में जब भी कुछ होता है तो र्यूमर्स तुरंत फैल जाते हैं।